बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 701 के निर्णय। लड़का, तुम जेल की प्रतीक्षा करो। वो और जियांगजू सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के उप निदेशक लोगों ने फोन कॉल के बाद हुआंग फैंग के लिए एक गर्वित चेहरा कहा। अन्य लोग भी हुआंग फैंग और अन्य की प्रशंसा कर रहे हैं। वे इस बारे में पहले ही सोच चुके हैं। इस बार उन्हें न केवल दुस्साहसी कमीने हुआंग फैंग को पकड़ना चाहिए जो उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत करता है, बल्कि सु यूमो और जी मेंगजियाओ को भी पानी में खींच लेना चाहिए। वैसे भी उन्हें पहले दूसरों द्वारा सौंपा गया था, लेकिन तियानजियाओ समूह की परेशानी का पता लगाने के लिए भी यदि वे सु यूमो और जी मेंगजियाओ की मदद कर सकते हैं, यदि वे अंदर आते हैं तो दूसरा पक्ष अधिक खुश होगा और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। यह इतना साहसिक है कि सरकारी अधिकारी भी लड़ने की हिम्मत करते हैं। यह पहली बार है जब मुझे पीटा गया है। इस बार मुझे इस लड़के को मारना होगा। उन सभी लोगों ने हुआंग फैंग को गुस्से से देखा और कहा। हुआंग फैंग ने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने एक फोन भी किया और फिर सु यूमो और अन्य लोगों से संपर्क किया। हुआंग फैंग, तुम इतने आवेगी क्यों हो? तुम लोगों को कैसे हरा सकते हो? ये खत्म हो गया है। ये वास्तव में खत्म हो गया है। जब हुआंग फैंग आए तो जी मेंगजियाओ ये शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके कि वीचैट में सार्वजनिक नंबर खोजा। मरी 66, आप अकेले थे। आपकी छोटी बहन ने आपको फिल्म से गर्म कर दिया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 702 पुलिस पर हमला। ये लोग वाकई परेशान हैं। उन्होंने पहले ही लोगों को यहाँ बुला लिया है। वे और अधिक देखना चाहते हैं कि हुआंग फैंग, सु यूमो और जी मेंगजियाओ खुद से और दूसरों से दया की भीख मांगने से डरते हैं। हालांकि ये तीन लोग न केवल दया की भीख मांग रहे हैं, बल्कि वहां बातें भी कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्हें इस तरह कब नजरअंदाज किया गया है? हालांकि भले ही वे खुश न हो, फिर भी वे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते। हुआंग फैंग उनके दिमाग में एक पागल आदमी है। उसने दिन दहाड़े सरकारी अधिकारियों को पीटने का साहस किया। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि उसके पक्ष में इतने सारे लोग उसे हरा नहीं सकते। यदि आप अब ऊपर जाते हैं तो हुआंग फैंग द्वारा दोबारा पीटे जाने से बचना मुश्किल है। चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हें गौरवान्वित करते हैं। हम तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं? वर्दीधारी, जिनकी निगाहें हुआंग फैंग और अन्य लोगों पर टिकी थी, कड़वाहट से सोचने लगे। हर चीज को रास्ता दे दो। यदि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो पुलिस को रास्ता दे दो। आधिकारिक काम में हस्तक्षेप मत करो। कुछ ही देर में बाहर पुलिस की गाड़ी की घंटी बजी और जल्द ही पुलिस की एक टीम यहां आ गई। जिन लोगों को हुआंग फैंग ने 3 विभागों में पढ़ाया था, जब उन्होंने पुलिसकर्मियों को देखा तो तुरंत मुस्कुराए और हुआंग फैंग की ओर देखा, जो और भी अधिक अमित था। ये मत कहना कि इन पुलिस वालों के नेता परिचित हैं। यदि नहीं तो वे सभी सरकारी विभागों से हैं। हालांकि वे सामान्य समय में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इस मामले में वे सभी अपने ही लोग हैं। हुआंग फैंग की तुलना में अधिक करीब है। यहाँ क्या हो रहा है? कौन परेशानी पैदा कर रहा है? प्रमुख पुलिसकर्मी ने स्टोव में जाकर कहा। इस समय स्टोव में कोई भी मेहमान नहीं है, लेकिन बाहर बहुत सारे लोग हैं। एक निश्चित दृष्टिकोण से तियानजियाओ समूह का प्रत्यक्ष स्टोव आज वास्तव में व्यस्त है। हालांकि हलचल स्पष्ट रूप से वो नहीं है जो सु यूमो और जी मेंगजियाओ चाहते हैं। निर्देशक वू, आप यहाँ हैं। 3 विभागों में से एक बाहर आया और नेता के पुलिसकर्मी के पास गया और कहा, ये सिर्फ वे हैं। इस दुकान में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे कुछ विभाग यहाँ सुधार के लिए उन्हें बंद करने आए थे। परिणाम स्वरूप ये लोगों ने न केवल इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि हमारे दस्तावेज भी फाड़ दिए और लोगों पर हमला भी किया और हम सभी को पीटा। पुलिस के साथियों, मेरी सास ने इस तियानजियाओ समूह का खाना खाया और अब जहर देने का मामला है। कृपया हमारे लिए इस पर टिप्पणी करें। इस समय कई लोग जो परेशानी पैदा करने के लिए रोगियों को लाए थे, वे भी गतिविधि में शामिल होने के लिए बाहर आए। पहले वे इस दृश्य को अधिक जीवंत नहीं बनाना चाहते थे। हालांकि हुआंग फैंग की हरकत देखने के बाद उन्होंने पुलिस के आने का इंतजार करने का फैसला किया। क्या यह आपका हाथ है? पुलिसकर्मी हुआंग फैंग के पास गया और कहा। हालांकि उसने यह बात अपने मुंह से कही थी, लेकिन उसकी नजर हुआंग फैंग पर थी। इन लोगों में से ये स्पष्ट है कि हुआंग फैंग सबसे अधिक संभावित है। ये हम नहीं, बल्कि मैं अकेला हूँ। क्या मुझे इन लोगों से निपटने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता है? हुआंग फैंग भी आगे बढ़े और सु यूमो और जी मेंगजियाओ के सामने रुके और पुलिसकर्मी से कहा। इतने सारे पुलिसकर्मियों के सामने भी हुआंग फैंग किसी भी घबराहट में नहीं है। उनका चेहरा अब भी शांत है। ये शांति जी मेंगजियाओ को बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार हुआंग फैंग उसके दिल में सिर्फ एक साधारण सुरक्षा गार्ड है, लेकिन आम लोग पुलिस को देखकर सहज नहीं होते हैं, भले ही कोई अपराध न हो। अकेले हुआंग फैंग गैंग ने लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन अब वो बहुत शांत है। किसी को मारना बहुत अहंकार है। उसे मेरे पास वापस लाओ, पुलिस वाले ने जोर से कहा। मत पूछो मैं लोगों को क्यों मारता हूँ, इतनी जल्दी मुझे ले जाओ। हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा। और क्या कहना है? यहाँ बहुत से लोगों ने इसे देखा है। यह आपका पहला हाथ है जिसे आप अस्वीकार नहीं करते हैं, पुलिसकर्मी ने कहा। हाँ, मैंने पहले अपना हाथ हटाया, लेकिन उस समय वे सबसे पहले मेरी ओर दौड़े और फिर भी इतने सारे लोग थे। मैंने आत्मरक्षा के लिए अपना हाथ हटा दिया। क्या वे ऐसा नहीं कर सकते? हुआंग फैंग ने कहा। आपने हमारी फाइलें फाड़ दी, हम बस उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। वर्दी वाले रोए। तुम्हें और क्या कहना है? मुख्य पुलिसकर्मी ने हुआंग फैंग को गर्व से देखते हुए कहा। बेशक वहां है, हुआंग फैंग ने कहा। ये लोग सरकारी अधिकारी होने का दिखावा करते हैं और झूठे दस्तावेज बनाते हैं। कॉमरेड पुलिस, मुझे लगता है कि आपको अच्छी पूछताछ के लिए उन्हें वापस ले जाना चाहिए। आप पादते हैं, तुम नकली हो, यह अहंकारपूर्ण है। अब जवाब देना कठिन है। हुआंग फैंग के शब्दों ने तीनों विभागों के सभी लोगों को क्रोधित कर दिया, यहाँ तक कि कुछ लोग असभ्य भी थे। देखो, क्या यही सरकारी कर्मियों की गुणवत्ता है? आप उन्हें अभी तक नहीं ले जा रहे हैं? हुआंग फैंग ने अपने सामने पुलिसकर्मी की ओर देखा और कहा। इतने सालों तक पुलिसकर्मी रहने के बाद मैंने पहली बार तुम्हें इतना घमंडी देखा है। पुलिसकर्मी ने हुआंग फैंग की बातें सुनी, प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन हुआंग फैंग पर हंसी से भी भरा हुआ था।
मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अहंकार किस बात का है, हुआंग फैंग ने कहा। चलो बकवास बंद करो और मेरे साथ आओ। पुलिसकर्मी स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को नीचे नहीं खींचना चाहता था। उन्होंने हुआंग फैंग से अधीरता से कहा। उसका पीछा करने वाली पुलिस भी हुआंग फैंग को ले जाने के लिए आई। कौन जानता है, हुआंग फैंग एक चकमा देने वाला व्यक्ति है जो अतीत में छिपा हुआ है। पुलिस हैरान है, ये गिरफ्तारी विरोधी है। फिर वो गुस्से वाले चेहरे के साथ हुआंग फैंग की ओर चला और उसकी हरकतें पहले की तरह कोमल नहीं थी। हालांकि हुआंग फैंग की कार्रवाई तेज है। वो एक तरफ लात मारता है, एक पुलिसकर्मी को नीचे गिरा देता है और फिर एक कोहनी दूसरे पर मारता है। जहां तक आखिरी की बात है, वो चौंक जाता है और एक कंधा क्रॉस करके जमीन पर गिर जाता है। प्रमुख पुलिसकर्मी उन लोगों के मुंह में निर्देशक वू इस समय पूरी तरह से स्तब्ध थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना बहादुर होगा। उन्होंने न केवल पहले सरकारी कर्मचारियों को पीटा था, बल्कि अब उनकी पुलिस से भी लड़ने की जरूरत की है। आप क्या करते हैं? आपने पुलिस पर हमला किया, निर्देशक वू हुआंग फैंग पर चिल्लाया। हुआंग फैंग उसके साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी है। वो उसे थप्पड़ मारता है। ये लड़का जाहिर तौर पर उन लोगों के साथ है। जब वह आता है तो ध्यान से नहीं पूछता और खुद को दूर ले जाना चाहता है। इससे अधिक विनम्र क्या है? अब ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग ने एक हॉर्नेट के घोंसले में छेद कर दिया है और दृश्य में भगदड़ मच गई है। वे तीन विभाग हुआंग फैंग को मृतकों की नजर से देखते हैं। ये हमला उन पर पहले हुए हमले से बिल्कुल अलग है। हुआंग फैंग का इस बार जेल जाना तय है। यहाँ तक कि सु यूमो, जिसे पहले हुआंग फैंग पर भरोसा था, भी चिंतित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इतना आवेगी होगा और पुलिस को भी हरा देगा। ये बहुत कठिन बात थी। जहां तक सु यूमो का सवाल है, इस समय उनके मुंह से केवल हुआंग फैंग को बेवकूफ बेवकूफ कहा जा सकता है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 703 ने अपना सिर खो दिया। चारों ओर भीड़ भी एक के बाद एक बात कर रही है, हुआंग फैंग की ओर इशारा करते हुए। हुआंग फैंग को ऐसा नहीं लगता है। अराजक, अधर्म, उसे जल्दी से पकड़ो। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो उसे गोली मार दो, निर्देशक वू ने अपने आदमियों से कहा। और उन पुलिसकर्मियों को हुआंग फैंग ने सबक सिखाया था। इस समय उनके मन में हुआंग फैंग के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। जब उन्होंने अपने वरिष्ठों को बात करते हुए सुना तो उन सभी ने अपनी बंदूकें निकाल ली। अचानक आसपास का वातावरण अधिक जीवंत हो गया। हुआंग फैंग, सावधान रहें, सुयुमो ने चिंतित होकर कहा। क्या मूर्ख है, जी मेंगजियाओ चिल्लाया। हुआंग फैंग इन लोगों को भय भरी नजरों से देखता है। यदि वो व्यक्ति दोबारा सामने नहीं आता है तो वो स्वयं ऐसा करेगा। तुम क्या करते हो? तुम्हें चित्र बनाने के लिए किसने कहा था? बंदूकें दूर रख दो। इसी समय बाहर चीख पुकार मच गई और फिर कई पुलिसकर्मी अंदर आ गए। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने हुआंग फैंग को पकड़ने में मदद नहीं की, लेकिन उनके सामने कई पुलिसकर्मी मिले। मुख्य पुलिसकर्मी उन पर चिल्लाया भी। निर्देशक वांग, आप यहाँ क्यों हैं? उप निदेशक वू ने आश्चर्य से निर्देशक वांग की ओर देखा और कहा कि हालांकि उन्हें अन्य लोग निर्देशक वू कहते थे, लेकिन वो सिर्फ एक उप निदेशक थे। नए निदेशक वांग जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो के वास्तविक नेता थे। हालांकि निर्देशक वो निर्देशक वांग के प्रति बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। अपने दिमाग में निर्देशक वांग ने सचिव कीर की जांघ पकड़ रखी थी। निदेशक वो मूल रूप से जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो के दूसरे कमांड अधिकारी थे। उस समय निदेशक वांग अभी भी उप निदेशक थे। उनके बाद तीसरे नंबर के कमांड अधिकारी थे। केवल बाद में सचिव कीर को आधिकारिक पद पर पदोन्नत किया गया और निदेशक वांग, उनके द्वारा समर्थित, वास्तव में अपने स्वयं के बाद आगे बढ़े, सीधे नगर ब्यूरो के प्रमुख बन गए। इसलिए निर्देशक वो न केवल निर्देशक वांग पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उनसे नाराज भी हैं। उनकी राय में निर्देशक का पद उनका अपना है, जिसे निर्देशक वांग ने अपने हाथों से छीन लिया है। क्या मैं नहीं आ सकता? निर्देशक वांग का लहजा बहुत खराब था, खासकर जब उन्होंने इतने सारे पुलिसकर्मियों को हुआंग फैंग पर बंदूकें तानते हुए देखा तो उनका मूड और भी खराब था। मेरी बात सुनो, बंदूक नीचे रखो। पुलिस ने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे नहीं रखी, लेकिन निर्देशक वो की ओर झिझक के साथ देखा। वे निर्देशक वो के साथ आए थे। वे आमतौर पर निर्देशक वो के करीब आते थे। हालांकि निर्देशक वांग उनके बॉस हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशक वो की बातें सुनी। निदेशक वांग को केवल तालिका के शीर्ष पर पदोन्नत किया गया है। उन्हें पदोन्नत होने में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए शहर की वर्तमान राज्य परिषद अंतिम निर्णय लेने वाली नहीं है। नहीं डाल सकता, वो ने कहा और फिर वांग की ओर देखा। निर्देशक वांग, इस आदमी ने पुलिस पर हमला किया और पहले अन्य विभागों के साथियों के साथ मारपीट की। यह एक खतरनाक आदमी है। मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ और उसे अच्छी तरह से पूछताछ करना चाहता हूँ। निर्देशक वो का इरादा निर्देशक वांग के प्रति सम्मान दिखाने का नहीं था। निर्देशक वो की बातों से कुछ देर के लिए घटनास्थल पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। उनके आसपास के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहाँ इतना दिलचस्प पक्ष देखने को मिलेगा। हुआंग फैंग पर बंदूक तानने वाली पुलिस ने निर्देशक वो के शब्दों के कारण बंदूक नीचे नहीं रखी। जाहिर है, अंत में उन्होंने निर्देशक वो को सुनना चुना। नहीं मिस्टर हुआंग, आप इसे नहीं ले सकते। निर्देशक वांग ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और कहा। हुआंग फैंग की पहचान वो जानता है। अगर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो यह अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है और यह एक बड़ी मुसीबत है। क्यों नहीं? उसने पुलिस पर हमला किया, उसने कानून तोड़ा है। मैं उसे क्यों नहीं ले जा सकता? निर्देशक वो ने निर्देशक वांग की ओर देखा और कहा, या क्या आप इस व्यक्ति निर्देशक वांग को जानते हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं व्यक्तिगत कारणों से सार्वजनिक? मैं मिस्टर हुआंग को जानता हूं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं। निर्देशक वांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। हाँ, निर्देशक वो को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके अलावा उनका इरादा निदेशक वांग को बदनाम करने और अपने अधीनस्थों के सामने उनकी प्रतिष्ठा कम करने का भी था। हालांकि जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उसे लगा कि उसके चेहरे पर तमाचा पड़ा है और फिर वो उड़ गया।
हाँ हाँ, तुम्हारी बहन, जब कोई मुझ पर बंदूक तानता है तो मजा आता है ना? ये हुआन फैंग ही है जो निर्देशक वू को उड़ाते हैं। हुआन फैंग ने सोचा कि वो निर्देशक वांग को बुलाकर उनके सामने समस्या का समाधान कर सकते हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांगजू शहर का पुलिस स्टेशन अखंड नहीं होगा। निर्देशक वांग कुछ समय तक इसे नहीं जीत सके, इसलिए हुआन फैंग को फिर से लड़ना पड़ा। घटनास्थल पर अचानक विस्मयादिबोधक हुआ, अर्थात जो लोग तियानजियाओ समूह को खोजने आए थे वे संकट में थे। इस समय वे सभी अपने दिलों में हुआन फैंग से चिल्लाए, भयंकर आदमी। इतनी सारी बंदूकों के निशाने पर होने के बावजूद हुआन फैंग दया की भीख मांगने से नहीं डर रहे थे, लेकिन फिर भी इस स्थिति में एक उपनिदेशक का चेहरा बना रहे थे जो बहुत बहादुर था। वहीं कई लोगों ने हुआन फैंग की ताकत भी देखी है। क्या यह अभी भी एक आदमी है जो थप्पड़ से उड़ सकता है? लेकिन यह अंत नहीं है। निर्देशक वू को दूर ले जाने के बाद हुआन फैंग ने एक बार फिर लिंग बो जैसा सूक्ष्म कदम उठाया। उन पर बंदूक तानने वाले 3 लोगों में से उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। इससे पहले कि 3 लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उन्हें हुआन फैंग ने नीचे गिरा दिया था। उनके हाथों में मौजूद बंदूकें हुआन फैंग द्वारा जब्त कर ली गई। निदेशक वांग, मुझे संदेह है कि ये लोग अभी उन लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों पर हमला करने का इरादा रखते हैं, संभवतः विदेश में आतंकवादियों के साथ। मुझे आशा है कि आप उन्हें वापस ले सकते हैं और एक अच्छी जांच कर सकते हैं। हुआन फैंग हाथ में कुछ बंदूकें लेकर खेलते हुए निर्देशक वांग के पास आए और उनसे फुसफुसाए। निर्देशक वांग अभी भी असमंजस में है। हालांकि हुआन फैंग की बातें सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया कि हुआन फैंग इन लोगों को सुधारना चाहते थे। हालांकि निर्देशक वांग को कोई बुरा नहीं लगा और वे बहुत खुश भी हुए। ये लोग, विशेष रूप से निर्देशक वू, आमतौर पर खुद के खिलाफ लड़ना पसंद करते हैं और खुद को आंखों में नहीं डालते हैं। इस बार हुआन फैंग की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी है। ये सोचकर निर्देशक वांग ने अपने पीछे पुलिस से कहा, तुम लोग उन्हें मेरे पास वापस लाओ। मुझे उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करने की जरूरत है। हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और राज्य के अधिकारी होने का दिखावा करते हैं। डायरेक्टर वांग के साथ आए पुलिसकर्मी उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके डायरेक्टर ऐसा कहेंगे। जाहिर है, ये लोग सरकारी अधिकारी होने का दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन हुआन फैंग, घटनास्थल पर कई लोग मौजूद हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि सबसे पहले उसने लोगों को पीटना शुरू किया। अब उनके निर्देशक हुआन फैंग की रक्षा करने के लिए इतने जबरदस्त है। मैं अभी भी एक रिपोर्टर की उपस्थिति में हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं? छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 704 प्रश्न का अंत। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? जल्दी मत करो। निदेशक वांग ने देखा कि उनके अधीनस्थों ने पहली बार में कार्रवाई नहीं की और उनका चेहरा थोड़ा लटका हुआ था और वो तुरंत चिल्लाए। उनकी डांट से पुलिस भी प्रतिक्रिया करने लगी और फिर वे उन सहकर्मियों और पिछले 3 सरकारी विभागों के लोक सेवकों को बचाने के लिए आगे बढ़े। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि निर्देशक वांग ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार यह नेतृत्व का मामला है। अगर कुछ हुआ भी है तो इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है जिसे डायरेक्टर वांग पकड़ रहे हैं। हुआन फैंग निर्देशक वांग के रवैये से बहुत संतुष्ट है। स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में अपनी पहचान पर निर्भर करता है। बाई जियाओरो उसके साथ आई थी, लेकिन वह अंदर नहीं आई, लेकिन वो बाहर भीड़ में थी। जब उसने पहले सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया तो बाई जियाओरो मुस्कुराई और उनकी ओर देखा, लेकिन उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। बाई जियाओरो के व्यवहार से हुआन फैंग को पता है कि वो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति पर संदेह कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इससे पहले कि यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत हो कि वे वास्तव में निर्दोष हैं, वो कुछ उपाय कर सकते हैं। आखिरकार बाई जियाओरो ने उनसे पहले ही कहा था कि उन्हें पहले कार्रवाई करने और फिर बाद में कार्रवाई करने का अधिकार है। बेशक अगर उनके गलत फैसले का कोई बड़ा असर हुआ तो इसकी जांच की जाएगी। हालांकि हुआन फैंग को नहीं लगता कि इन सामान्य सरकारी अधिकारियों की ईमानदारी के लिए कोई बुरा परिणाम होगा। अन्यथा अनुभवी बाई जियाओरो उसे रोकने के लिए जल्दी आ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाई जियाओरो हर समय उसे देख रही थी और उसने कुछ नहीं कहा। उन लोगों के लिए जो स्पष्ट रूप से दूसरों द्वारा सौंपे गए हैं और परेशानी के लिए तियानजियाओ समूह में आते हैं, हुआन फैंग को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। वो भी पलटवार करने आता है। आप क्या कर रहे हैं? हमें गिरफ्तार क्यों किया जाना चाहिए? रास्ते से हट जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्योंकि तुम पुलिस हो और जब चाहो लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो। क्या ऐसे स्पष्ट खलनायकों से निपटने का कोई और तरीका है? यदि आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो आप हमें पकड़ लेंगे। तुम पुलिस में कमीने हो। पुलिस सरकारी विभागों के लोक सेवकों को गिरफ्तार करने गई, जिससे वे लोग पूरी तरह क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पुलिस ने सचमुच उस हरामी की बात सुनी, उसे नहीं पकड़ा, खुद को और दूसरों को पकड़ने आए। कोई कारण नहीं था, कोई शाही तरीका नहीं था। वे आमतौर पर अहंकारी होते हैं। उन्हें पहले हुआन फैंग में पीटा गया था, अब तो ये पुलिस वाले खुद पर और दूसरों पर धौंस जमाने भी आ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनका रवैया अच्छा नहीं है। हालांकि इन लोगों के असहयोगात्मक रवैये ने पुलिस को थोड़ा नाराज कर दिया। खासकर उनमें से कई अभी भी उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज कर रहे थे, जिससे उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मूलतः वे इन लोगों को पकड़ने में अनिच्छुक थे। आखिरकार ये स्पष्ट रूप से गलत लोगों को पकड़ने के लिए था, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई विचार नहीं है। क्या विवाद है? ईमानदार रहो। तुम्हारी गिरफ्तारी की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये पुलिसकर्मी पहले विनम्र थे, लेकिन अब वे अपने विवेक पर ध्यान नहीं देते हैं और वे इन लोगों के प्रति और अधिक असभ्य हो जाते हैं। अब वे लोग ईमानदार हैं क्योंकि वे ये भी समझते हैं कि यदि वे अब विरोध करते हैं तो उन्हें केवल अपना ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वे चाहते हैं कि ये पुलिसकर्मी अच्छे दिखें। मैं देखता हूं कि कौन मुझे हिलाने की हिम्मत करता है। निर्देशक वो उस समय क्रोधित हो गए जब उन्होंने देखा कि एक पुलिसकर्मी उनकी ओर आ रहा है।
निर्देशक वू, मैं आपको ईमानदार रहने की सलाह देता हूँ, अन्यथा भुगतना आपको ही पड़ेगा, निर्देशक वांग ने दूसरी ओर जाकर कहा। पहले तो निर्देशक वो कुछ और कहना चाहते थे, हालांकि जब उसने हुआन फैंग को खुद को देखते हुए देखा और उसकी आंखें इतनी अनुकूल नहीं थी, तो वो कुछ भी कहने से डर गया। हालांकि वो इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं करना चाहता था। निर्देशक वो जानता था कि वह एक पागल आदमी हुआन फैंग से डरता था और नहीं जानता था कि वो पुलिस से लड़ने में कितना बहादुर था। वो जेल जाने से नहीं डरता। इसलिए निर्देशक वो वास्तव में चिंतित है कि अगर उन्होंने दोबारा विरोध किया तो निर्देशक वांग का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पागल व्यक्ति के फिर से खुद से लड़ने की संभावना है। फिर निर्देशक वो और उनके द्वारा लाए गए पुलिसकर्मियों को भी ले जाया गया। इस स्टोव में पल भर में सन्नाटा छा गया। निर्देशक वांग पहली बार में नहीं गए, लेकिन ये जानने के बाद कि यहाँ के नेता सु युमो और जी मेंगजियाओ थे, दोनों के सामने आए। मुझे खेद है कि हमारी लापरवाही के कारण आपको परेशानी हुई, निर्देशक वांग ने कहा। नहीं, सब ठीक है, जी मेंगजियाओ ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा। वो अब तक इसे स्वीकार नहीं कर सकी है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। जब पुलिस आई तो उन्हें लगा कि हुआंग फैंग को ले जाया जाएगा। परिणाम स्वरूप कई और पुलिस आ गई। हुआंग फैंग ठीक था। जितने लोगों ने पहले उपद्रव किया था वे सब हटा दिए गए। अच्छी बात है, निदेशक वांग पलटे और इस समय शायद उन्हें समझ में आ गया कि वे सरकारी अधिकारी जानबूझकर परेशानी खड़ी करने आए थे। परिणाम स्वरूप हुआंग फैंग दुकान के मालिक को जानता था और उनके बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। तभी निर्देशक वांग बाहर आए और वहां ज्यादा दर्शक नहीं थे। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और जोर से कहा, मैं जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो का निदेशक हूँ। आज के मामले गलतफहमी है। पूर्व लोग सरकार के लोक सेवक हैं या नहीं, ये जांच के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए। आज नए हैं बाजार में आने वाले उत्पादों की अच्छी प्रतिष्ठा है। मैंने अभी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए कुछ वजन घटाने वाली गोलियां खरीदी हैं। निर्देशक वांग का बयान जाहिर तौर पर हुआंग फैंग के प्रति उनकी दयालुता दिखाने के लिए है। हुआंग फैंग इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं और वो निर्देशक वांग की भावनाओं का भी नेतृत्व करते हैं। जब निर्देशक वांग जाने वाले थे तो वो उन लोगों को ले गए जिन्हें तियानजियाओ समूह की दवा लेने के कारण जहर दिया गया था। हुआंग फैंग के मुताबिक इन लोगों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। जियांगजू म्यूनिसिपल ब्यूरो के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से बाहर आते देख वे लोग थोड़ा घबरा गए और वहां से निकलना चाहते थे। हालांकि इस समय ये स्पष्ट था कि पहले से ही कुछ लेट थे। निर्देशक वांग द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने के बाद स्टोव और भी ठंडा हो गया। हालांकि इस तरह की ठंडक ज्यादा देर तक नहीं टिकी और आसपास जमा भीड़ अंदर आ गई। चूंकि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशकों ने स्टोव पर विश्वास किया और खरीदारी का नेतृत्व किया, इसलिए उनके पिछले संदेह स्वाभाविक रूप से गायब हो गए। इसके बजाय उन्होंने यहाँ की चीजों पर और भी अधिक भरोसा किया। सु युमो और जी मेंगजियाओ को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रश्न के बाद उनकी दुकान में अधिक लोग होंगे और उनका व्यवसाय और भी बेहतर होगा, जिसकी उन्हें पहले उम्मीद नहीं थी। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 705 स्पष्टीकरण। अंत में दुकान में केवल कुछ ही पत्रकार है। हुआंग फैंग इन पत्रकारों के पास गए, उन्हें ध्यान से देखा, हर समय उनके कार्यकार्ड पढ़े और फिर इन पत्रकारों से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपको किसने आमंत्रित किया है। अगर मैं कल तियानजियाओ समूह के बारे में आपकी दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट देखूंगा तो आप समाप्त हो सकते हैं अभी उन लोगों के साथ। पत्रकार सदैव विचारों से भरे रहते हैं। दरअसल जब निर्देशक वांग हुआंगफेंग मंच पर आए तो उन्हें समझ आया कि हुआंगफेंग न केवल एक सुरक्षा गार्ड था, बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी था जो जनता के सामने सरकारी अधिकारियों और पुलिस को पीट सकता था। कोई आखिरी बात नहीं थी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के निदेशक ने मंच की मदद की। क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है? इसलिए उन्हें हुआंगफेंग के शब्दों के बारे में कोई संदेह नहीं है। हालांकि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, हम इसकी सच्चाई से रिपोर्ट करेंगे। हाँ, इसे किसी ने जरूर तैयार किया होगा कि तियानजियाओ समूह जैसे कर्तव्यनिष्ठ उद्यमों के साथ ऐसा मामला कैसे हो सकता है। हाँ हाँ, पत्रकारों ने एक एक करके कहा और साथ ही गारंटी दी कि उनके कैमरे में मौजूद सभी चीजें हटा दी जाएंगी। वे इस बार बाहर आए जो निजी कार्य प्राप्त करने की प्रकृति थी, तो उन चीजों को हटाना, ज्यादा से ज्यादा कम पैसे कमाना है, जिससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है, हुआंगफेंग ने कहा। हालांकि चूंकि आप यहाँ हैं, आप बिना कुछ लिए नहीं जा सकते। जब आप वापस जाएंगे तो आप तियानजियाओ समूह को प्रचारित करने में मदद कर सकते हैं। वो कैसा रहेगा? इस समय सु युमो और जी मेंगजियाओ भी आए। हुआंगफेंग के शब्दों को सुनकर सु युमो ने जल्दी से अपने आसपास के कर्मचारियों में से एक को संकेत दिया। कुछ ही देर में वह आदमी कई लाल लिफाफे लेकर आया। स्टाफ द्वारा सौंपे गए लाल लिफाफे को देखकर इन पत्रकारों की आंखों में भी चमक आ गई है। भले ही उन्होंने उन्हें नहीं दिया, वे हुआंगफेंग द्वारा प्रतिशोध न लेने के लिए तियानजियाओ समूह के बारे में भी कुछ रिपोर्ट करेंगे। बेशक ये सकारात्मक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। बस हुआंगफेंग से निपटे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सु युमो ऐसा आदमी होगा। इस तरह उन्हें न केवल लाभ मिलेगा, बल्कि हुआंगफेंग द्वारा प्रतिशोध लेने की चिंता भी नहीं होगी। क्या इससे बेहतर कुछ है? निश्चित रूप से मैं वापस आते ही पांडुलिपि लिखूंगा। हाँ, तियानजियाओ समूह की इतनी अच्छी बात को कैसे दफनाया जा सकता है? हमें इसे और अधिक प्रचारित करना चाहिए। पत्रकारों ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सु ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंगफेंग इन पत्रकारों को धमकी दे सकती है, लेकिन वह नहीं। एक कंपनी के प्रमुख के रूप में वो स्वाभाविक रूप से इन बेताज बादशाहों के महत्व को जानती है और उनके साथ अच्छे संबंध रखना आवश्यक है। हुआंगफेंग के पहले के रवैये की तुलना में सु युमो अब बहुत विनम्र है, जो उन पत्रकारों को तुरंत अधिक संतुष्ट कर देता है और हुआंगफेंग द्वारा पहले दी गई थोड़ी सी नाराजगी गायब हो जाती है। आखिरकार तियानजियाओ समूह का बॉस अभी भी एक आदमी होने में बहुत अच्छा है। दरअसल आपको उन्हें लाल लिफाफे देने की जरूरत नहीं है। हुआंगफेंग ने लाल लिफाफे वाले पत्रकारों की ओर देखा। जाने के बाद वो सु युमो और जी मेंगजियाओ की ओर मुड़े। इसमें ज्यादा लागत नहीं है और उनके साथ अच्छे संबंध रखना एक अच्छा सौदा है।
सुयुमो ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी एक उद्यमी हैं। समझे कि भले ही आप इन पत्रकारों को खुश नहीं करते हैं, फिर भी आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। वे हिम्मत करते हैं, हुआन फेंग ने कहा। छोटे सुरक्षा गार्ड, मैं अभी भी उत्सुक हूँ। आप सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक को कैसे जानते हैं? आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति आपके प्रति बहुत विनम्र है? जी मिंगजियाओ ने हुआन फेंग को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वास्तव में यह उसके और सुयुमो के साथ मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल है। यदि निर्देशक वान समय पर नहीं आते तो मुझे नहीं पता कि आज के कार्यक्रम को कैसे समाप्त किया जाए। आखिरकार हुआन फेंग का व्यवहार उनकी नजर में बहुत लापरवाह है। हालांकि निर्देशक वान की उपस्थिति के बाद से वे समझ गए हैं कि हुआन फेंग उन पर निर्भर है, अन्यथा वे ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि हुआन फेंग पहले सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड थे, उसे सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक द्वारा कैसे जाना जा सकता है? इसके अलावा दूसरा पक्ष उसके प्रति बहुत विनम्र था, यहाँ तक कि थोड़ा आज्ञाकारी भी था, जिससे वे बहुत भ्रमित हो गए। हुआन फेंग ने कहा, मैं उनसे सहयोगवश मिला। इसके अलावा वो मेरे प्रति विनम्र नहीं था, क्योंकि मैंने जो कहा और किया वो उचित था। बेशक वो केवल मेरी बात सुन सकता था। आपने जो किया, कहा और कहा वो अभी भी उचित है। आपने लोगों को सीधे मारा है, आपने लोगों के दस्तावेज और यहाँ तक कि पुलिस को भी फाड़ दिया है। मुझे ये देखकर डर लग रहा है। जी मिंगजियाओ ने कहा, नमस्कार, मैं यह आपकी कंपनी के लिए करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो करता हूँ उससे आप संतुष्ट नहीं है? हुआन फेंग ने असंतोष से कहा। जी मिंगजियाओ थोड़ा शर्मिंदा है, क्योंकि हुआन फेंग ने अपनी कंपनी के लिए ऐसा किया। हालांकि हुआन फेंग ने ऐसा सिर्फ यूमो से आगे निकलने के लिए किया होगा। वास्तव में यह उसकी कंपनी है जिसे लाभ मिलता है, उसे इस एहसास को सहना होगा। उस रात मैं तुम्हें रात के खाने पर दावत दूंगा, जी मिंगजियाओ ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाते हैं या नहीं। आपने पहले जो वादा किया था उसे मत भूलिए, हुआन फेंग ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और बहन यूमो को भविष्य में अकेले रहने के और अधिक अवसर देने का वादा करता हूँ, जी मिंगजियाओ ने कहा। यह अभी भी लगभग वैसा ही है, हुआन फेंग संतुष्ट है। हालांकि विषय के इस तरह के बदलाव के बाद जी मिंगजियाओ ने हुआन फेंग और निर्देशक वांग के बीच संबंधों के बारे में नहीं पूछा। सु यूमो के मन में अभी भी यह सवाल था। उसने सोचा कि हुआन फेंग के पास पहले भी फैक्ट्री चलाने और इतनी अच्छी कार खरीदने के लिए पैसे थे। जाहिर है हुआन फेंग के पास अभी भी बहुत सी चीजें थी जो वह नहीं जानता था। हालांकि सु यूमो बहुत खुश है। आखिरकार इससे पता चलता है कि हुआन फेंग उतना सरल नहीं है जितना वो दिखता है। इस तरह जाहिर तौर पर ये दोनों के भविष्य के लिए फायदेमंद है। जी मिंगजियाओ काम पर गई, लेकिन उसने वास्तव में सु यूमो को अपने पास रखा और उसे और हुआन फेंग को अकेले रहने का समय दिया। जी मिंगजियाओ काफी भरोसेमंद है, हुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मिंगजियाओ बहुत अच्छा है, सु ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआन फेंग ने सु यूमो की ओर देखा और कहा, यूमो, कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। सु यूमो बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हुआन फेंग ने आगे कहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं निर्देशक वांग के बारे में नहीं कह सकता। मैं उन्हें इसी तरह जानता हूँ। निर्देशक वांग के मामलों के लिए हुआन फेंग सु यूमो से छिपने के लिए तैयार नहीं है। स्टोरेज बॉक्स के बारे में जो बातें नहीं कही जा सकती, उन्हें छोड़कर हुआन फेंग का सु यूमो से छिपने का कोई इरादा नहीं है। बेशक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों ने अपनी पहचान भी धीरे धीरे तैयार की। वो सु यूमो को उसके बारे में चिंता नहीं करने देना चाहते थे। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 706 सब कुछ है। तो आप सेक्रेटरी क्यू को जानते हैं? सु ने आश्चर्य से हुआन फेंग से पूछा। हुआन फेंग के वर्णन के माध्यम से सु यूमो को यह भी पता है कि निर्देशक वांग हुआन फेंग से परिचित है और यहाँ तक कि हुआन फेंग के प्रति विनम्र भी है। इसका कारण यह है कि सचिव क्यू ने यह पहले नहीं कहा था। उन्होंने जो किया वो उचित था और उन्होंने जो कहा वो उचित था। ठीक है, कुछ दोस्ती, हुआन फेंग ने कहा। तो फिर आपको इस रिश्ते को बनाए रखने की जरूरत है। सचिव क्यू किन्गई प्रांत के नेतृत्व में एक नवागंतुक है, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके भविष्य के विकास के लिए अच्छा होगा, सु यूमो ने कहा। मैं उनके जैसे परिवार से आई हूँ और स्वाभाविक रूप से जानती हूँ कि आधिकारिक तौर पर मदद पाना अच्छी बात है। यह एक मजबूरी की बात भी है। आप कह सकते हैं कि चीन में आप अपना छोटा सा वीचैट सार्वजनिक पता खोजते हैं। मडी 66। आप अकेले हैं, आपकी छोटी बहन फिल्म देख रही है। एट इसे मार रहा है और अतिथि अधिकारी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। सामग्री अद्यतन होने के बाद आपको इसे दोबारा रंगना होगा। नवीनतम अपडेट पाने के लिए नया पेज। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 707 को छोड़ा नहीं गया है। हुआन फेंग सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रबंधक युआन या अन्य लोग ऐसा सोचते हैं, विशेषकर प्रबंधक युआन। वो हुआन फेंग से मिले और हुआन फेंग से प्रभावित भी हुए, इसलिए वो हुआन फेंग के सुरक्षा गार्ड की पहचान के बारे में अधिक स्पष्ट है। हुआन फेंग का इस्तीफा वो नहीं जानता। आखिरकार वो हमेशा तियानजियाओ समूह के एक साधारण सुरक्षा गार्ड की प्रवृत्ति की परवाह नहीं कर सकता। इसलिए इस समय सभी को लगा कि निर्देशक वांग भ्रमित थे और उन्होंने ऐसा विकल्प भी चुना। ऐसा करना उसके लिए अशुभ होगा। मैंने कहा कि निर्देशक वांग ने आज अपना मुकाम कैसे हासिल किया, जो बहुत बेवकूफी है ना? प्रबंधक युआन और अन्य आज तियानजियाओ समूह के मामलों के कारण बेहतर चर्चा के लिए फिर से एक साथ आए हैं। कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं है? ये दुर्भाग्य की बात है कि छोटे सुरक्षा गार्ड ने इतने सारे लोगों के सामने सरकारी अधिकारियों की पिटाई की। निर्देशक वांग ने भी इतनी स्पष्ट रूप से मदद की। यह मौत की तलाश नहीं है। दूसरा सहमत हो गया। हाँ, बाद में सुरक्षा गार्ड चाहे जो भी बहाना बनाए, वे 3 विभागों से जाने नहीं देंगे और तियानजियाओ समूह उसके दुर्भाग्य का अनुसरण करेगा।
क्या यह अच्छा नहीं है? प्रबंधक युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षा गार्ड के नासमझ व्यवहार के कारण इस बार तियानजियाओ समूह अधिक गंभीर रूप से गिर जाएगा, और अगर इसमें तियानजियाओ समूह के पीछे कोई समर्थक शामिल होता है तो ये हमारे लिए अधिक फायदेमंद होगा। अच्छा अच्छा, सभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तियानजियाओ समूह वास्तव में अपनी मौत की तलाश में है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये स्पष्ट है कि निर्देशक वांग सभी लोगों के दिलों में तियानजियाओ समूह के समर्थकों में से एक बन गए हैं, और निर्देशक वांग की पहचान स्पष्ट रूप से इससे सहमत है, लेकिन वे नहीं जानते कि निर्देशक वांग अभी भी छोटे सुरक्षा गार्ड को ढूंढना चाहते हैं। उनके दिल पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार है। हुआन फैंग कहाँ है? उसकी यह शेखी बघाड़ने की हिम्मत कैसे हुई कि वो तियानजियाओ समूह का समर्थक है? मौके पर माहौल बेहतर है, हालांकि चीजों का विकास उनकी योजनाओं से अलग है। तियानजियाओ समूह के प्रत्यक्ष तो आज बंद नहीं है, या व्यवसाय भी बेहतर है। हालांकि आज जो हुआ उसकी उन्हें चिंता नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है। 1 या 2 दिन में उन विभागों का बदला आएगा, उस समय तियानजियाओ समूह मर जाएगा, और यह जितना वे सोचते हैं उससे भी बदतर होगा। जल्द ही सभी लोग अलग हो गए। जब मैनेजर युआन अपनी कार पर चढ़े तो उन्होंने एक धुन भी गुनगुनाई। जाहिर है वो बहुत अच्छे थे। हालांकि जब कार चल दी और वो उन लोगों से पूरी तरह से अलग हो गया तो उसने अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखा, अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। नमस्कार, आपको आज डायरेक्ट स्टोर के व्यवसाय के बारे में सुनना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको अपनी कंपनी के परिणामों के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। फोन पर सन्नाटा था। जाहिर है उसे भी पता था कि मैनेजर युआन ने क्या कहा है। प्रबंधक युआन ने भी परवाह नहीं की और जारी रखा, या वो वाक्य, आप मुझे फॉर्मूला देंगे, मैं आपको 10 मिलियन युआन दे सकता हूं, या आप सीधे लैंडर समूह में काम करने के लिए आ सकते हैं। आज की घटना के बाद आपकी कंपनी समाप्त हो गई है। क्या आपको लगता है कि सरकार के लोगों से लड़ना इतना आसान है? सरकारी दस्तावेज बकवास है। जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आप समझ सकते हैं कि तियानजियाओ समूह के पीछे का जीवन आसान नहीं है। फोन पर एक और सन्नाटा था। तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। एक बार तियानजियाओ समूह वास्तव में नीचे चला जाएगा तो तुम्हारे चिप्स हल्के हो जाएंगे, है ना? प्रबंधक युआन ने जारी रखा। उस समय भी मेरे हाथ में जो चीजें थी वे भी मूल्यवान है। फोन के दूसरी ओर से आखिरकार एक आवाज आई। प्रबंधक युआन ये सुनकर प्रसन्न हुए कि दूसरा पक्ष अंततः बोल रहा था, जिसका अर्थ है कि दूसरे पक्ष का रवैया स्पष्ट रूप से ढीला हो गया है। इसलिए उन्होंने जारी रखा, मैं मानता हूं कि उस समय भी आपके हाथ में मौजूद चीजें भी मूल्यवान है, लेकिन उस समय तियानजियाओ समूह ध्वस्त हो गया था, इसलिए हमें इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसका धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो मूल्य में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। दूसरा पक्ष फिर चुप था, लेकिन इस बार ज्यादा देर तक चुप्पी नहीं रही। जल्द ही उन्होंने जारी रखा, मेरा कार्ड मारो, पैसे दे दो और नुस्खा दे दो। मैं लैंडर समूह में नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, प्रबंधक युआन खुशी से सहमत हुए। फोन रखने के बाद प्रबंधक युआन ने अपने चेहरे पर अधिक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। दरअसल पिछली बार फॉर्मूला चुराने में मिली असफलता के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और अधिक सावधान हो गए। आखिरकार सूत्र प्राप्त करने से उसकी अपनी ताकत बढ़ सकती है, अनुसंधान और विकास का समय कम हो सकता है, और साथ ही दूसरे पक्ष की ताकत पर हमला किया जा सकता है, क्यों नहीं? और यह प्रबंधक युआन की अपेक्षा भी है। अन्य लोग सिर्फ तियानजियाओ समूह को नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन प्रबंधक युआन तियानजियाओ समूह के फॉर्मूले के बारे में सोच रहे हैं। एक बार जब तियानजियाओ समूह अपनी गिरावट दिखाता है तो उसके लिए दूसरे पक्ष को मनाने और फॉर्मूले का व्यापार करने के लिए यह अधिक अनुकूल होगा। अब उनका लक्ष्य आखिरकार हासिल हो गया है। जो व्यक्ति अभी अभी उसके साथ व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है वो तियानजियाओ समूह का वरिष्ठ स्तर है, जो पिछले सुरक्षा प्रबंधक की तुलना में बहुत अधिक है, अन्यथा उसे सूत्र तक पहुंच नहीं मिल पाती। ऐसे लोग जिन पर सु युमो और जीमेंगजियाओ का भरोसा है, वे केवल 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी दीवारों के बारे में नहीं सोचा होगा। एक बार फिर आधार अंदर से टूट गया था और उनके एक अधिकारी को ले जाया गया था। दूसरी ओर तियानजियाओ समूह के कार्यकारी ने, जिसने फोन काट दिया, खुद से कहा, धन्यवाद मिस्टर सु, मुझे दोष मत दो। कुछ बेवकूफी करने के लिए खुद को दोषी ठहराओ, ये कंपनी को खत्म होने के लिए मजबूर कर रहा है। दरअसल मैनेजर युआन ने पहले भी उन्हें छुआ था। आखिरकार तियानजियाओ समूह के शीर्ष प्रबंधन के लिए भी 10 मिलियन युआन कोई छोटी संख्या नहीं है। हालांकि उस समय उसने पूरी तरह से अपना मन नहीं बनाया था, और वो जानता था कि प्रबंधक युआन और अन्य लोग तियानजियाओ समूह के साथ सौदा करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं की, लेकिन वो देख रहे थे कि तियानजियाओ समूह जीता या मैनेजर युआन जीता। इस घटना का परिणाम ही उनका अंतिम निर्णय तय करेगा। इसलिए आज वो डायरेक्ट स्टोर्स के बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। सही तौर पर तियानजियाओ समूह जीत गया है और वे काम करना जारी रख सकते हैं। हालांकि वो जानता है कि आज के कारोबार ने तियानजियाओ समूह को उन सरकारी विभागों को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तियानजियाओ समूह के पीछे का विकास निश्चित रूप से प्रभावित होगा। जैसे युआन, जैसा कि प्रबंधक ने कहा, अंततः इसे बंद करना असंभव नहीं है। इसलिए जब मैनेजर युआन ने दोबारा फोन किया तो उसने अपना मन बना लिया था। हालांकि उसे लग सकता है कि उस पर तियानजियाओ समूह का कुछ बकाया है। इसलिए जब वो पैसे लेने के लिए तैयार हो गया तो उसने जियांगजू, कीशिंग और अन्य शहरों को छोड़ दिया और फिर से विकास किया। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 708 स्वयं की तलाश। इस कार्यकारी को स्पष्ट रूप से इस मामले में हुआन फैंग की भूमिका के बारे में पता नहीं था। आज से पहले सु युमो और जीमेंगजियाओ ने सोचा था कि हुआन फैंग सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था, अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दे। इस कार्यकारी को शायद हुआन फैंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार हालांकि हुआन फैंग पहले एक सुरक्षा प्रबंधक थे, लेकिन उनका अन्य लोगों के साथ अधिक संपर्क नहीं था। इसके अलावा जब उसने ऐसा किया तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा, इसलिए ये सामान्य है कि अन्य लोग इसे नहीं समझते। अब सु युमो और जीमेंगजियाओ, जो अच्छे मूड में हैं, जाहिर तौर पर नहीं जानते। मैनेजर युआन ने फिर से उनका कोना खोदा और फॉर्मूले का विचार बनाया, लेकिन इस बार हुआन फैंग की पहले से खोज के बिना सूत्र की अंततः गारंटी नहीं थी।
हुआंग फेंग और बाई जियाओरो के अपने आवास पर लौटने के बाद वे अभ्यास करने के लिए अपने घर वापस चले गए। बेशक बाई जियाओरो ने कुछ नहीं किया। हुआंग फेंग के अनुरोध पर जब वो कार में थी, उसने कई कॉलें की जो कई समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त थी। हुआंग फेंग की खेती आश्वस्त करने वाली है। बहरहाल थाना पुलिस व्यस्त है। निर्देशक वांग एक बार बाहर गए और बहुत सारे लोगों को वापस ले आए। इसके अलावा वहां अभी भी पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि अन्य विभागों के सहकर्मी भी हैं। ऐसे में जब रिटर्न की बात आती है तो पुलिस स्टेशन में हलचल रहती है। इसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। वांग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत जाने दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। निदेशक वो ने देखा कि वो और अन्य लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और वह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हालांकि इस समय जब उनसे ये कहने के लिए कहा गया, उनकी उपस्थिति थोड़ी सशक्त नहीं थी, लेकिन थोड़ी मजाकिया थी। इस समय निर्देशक वो का बायां गाल पूरी तरह से सूज गया है और यहाँ तक कि उनकी बाईं आंख भी थोड़ी छोटी हो गई है। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान है। पूरा व्यक्ति अस्त व्यस्त है। ये देखा जा सकता है कि हुआंग फैंग के सामने थप्पड़ कितना शक्तिशाली है। निर्देशक वो की धमकी सुनकर निर्देशक वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने मामलों के बारे में चिंता करने के लिए निर्देशक वांग की जरूरत नहीं है। उस समय आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। अपने बारे में चिंता करो, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं कानून के अनुसार काम करता हूँ। कुछ लोगों के विपरीत मैं खुले तौर पर हत्यारे की रक्षा करता हूँ। ये कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्देशक वो ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, आप ठीक है, मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। अब आप ईमानदारी से यहाँ रह सकते हैं, निर्देशक वांग ने कहा। उसके बाद वो घूमे और निर्देशक वू को अकेला छोड़कर चले गए। निर्देशक वो चारों ओर देखता है। ये पूछताछ कक्ष है। वो यहाँ आते रहते थे। हालांकि उस समय वे डिप्टी डायरेक्टर और एक पुलिसकर्मी के रूप में आए थे। आज वो एक संदिग्ध के रूप में सामने आया, जो एक बिल्कुल अलग एहसास है। गधे, मुझे जाने दो। वांग, तुम्हारा काम हो गया। तुम अब भी जिद्दी हो। तुम्हारा काम हो गया। निर्देशक वो दहाड़ उठे। हालांकि निर्देशक वांग उसका रोना नहीं सुन सकते। इस समय वो अकेले नहीं है। निर्देशक वांग द्वारा वापस लाए गए लोग सभी चिल्ला रहे हैं, इसलिए पूरा पुलिस स्टेशन अधिक जीवंत है। इस समय निदेशक वांग अपने कार्यालय में वापस चले गए। वो यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए सचिव कियू को फोन करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सचिव कियू को क्या निर्देश है। आखिरकार सचिव कियू अब उनके संरक्षक और उनकी वंशावली है। कौन जानता है, जैसे ही फोन कनेक्ट होता है सचिव कियू कहते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि आपके साथ क्या हुआ था। निदेशक वांग लेंग ने कहा, सचिव कियू, मुझे क्या करना चाहिए? हुआंग फेंग के अर्थ का पालन करें, सचिव कियू ने बिना सोचे समझे कहा। सचिव कियू के रवैये ने निर्देशक वांग को फिर से स्तब्ध कर दिया। हालांकि वो जानता था कि सचिव कियू के हुआंग फेंग के साथ पहले से अच्छे संबंध थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा होगा। आज के मामलों के लिए सचिव कियू ने भी इतना सीधा बयान दिया और हुआंग फेंग की इच्छाओं का पूरी तरह से पालन किया। लेकिन फिर वो खुश था, क्योंकि हुआंग फेंग का इरादा इन लोगों की मदद करना था और निर्देशक वो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे। इस बार वो दुर्भाग्यशाली रहेगा। लेकिन निर्देशक वांग अभी भी चिंतित थे। आखिरकार निर्देशक वो म्यूनिसिपल ब्यूरो के दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। उसे हिलाना आसान नहीं है। उनके पास कुछ लोग हैं, भले ही दूसरी पार्टी सचिव कियू जितनी अच्छी न हो, लेकिन ये बिना किसी पृष्ठभूमि के नहीं है। भले ही सचिव कियू उन्हें स्थानांतरित करना चाहे, यह आसान नहीं है। वो जल्द ही उप निदेशक नहीं रहेंगे। सचिव कियू ने धीरे से कहा, अभी मुझे सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के मुख्यालय से एक फोन आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों को पुलिस वर्दी में लोगों के एक समूह द्वारा बंदूकों से धमकी दी गई थी जब वे जियांगजू में एक मिशन पर थे। तो उन्हें संदेह हुआ कि वे लोग मामले को संभालने से रोकने के लिए गैंगस्टरों के साथ थे और राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्यों ने इस वजह से समय में देरी की, इसलिए इनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। सख्ती से पूछताछ की गई। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? सचिव कियू की बातें सुनकर निदेशक वांग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग का इतना बड़ा प्रभाव होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के नेता और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया। यह स्पष्ट था कि हुआंग फेंग की सुरक्षा और समर्थन किया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं, सेक्रेटरी कियू, निदेशक वांग ने जल्दी में कहा। इन दोनों विभागों के नेता पहले ही यह कह चुके हैं। निर्देशक वांग का अनुमान है कि निर्देशक वो समाप्त हो गया है। यदि आप अंदर जाते हैं तो यह असंभव है। हालांकि आपके शरीर पर कब्जों की गारंटी नहीं हो सकती है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, सचिव कियू ने कहा। इसके अलावा हुआंग फेंग के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में आपके विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हुआंग फेंग बहुत छोटी चीज है। भले ही दो प्रमुख विभागों के नेता व्यक्तिगत रूप से बोलते हो, हुआंग फेंग का महत्व स्वयं स्पष्ट है। भले ही कियू शुजी उन्हें याद न दिलाएं, निर्देशक वांग ने हुआंग फेंग को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में ये बाई जियाओरो और अंजी हैं, जो हाल ही में हुआंग फेंग से अलग हुए थे, जो हुआंग फेंग के शब्दों को सुनकर बाई जियाओरो की मदद करने के लिए सहमत हो गए। आखिरकार उन पर हुआंग फेंग की अच्छी छाप है और कुछ दिन पहले ही हुआंग फेंग ने भी उनकी मदद की थी। बाई जियाओरो और अंजी के साथ देश के सुरक्षा ब्यूरो के नेताओं पर भी हुआंग फेंग की अच्छी छाप है, इसलिए इस मामले का ऐसा परिणाम है। लाओ वू, आप क्या कहते हैं कि आप किसे अपमानित कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना आप पर निर्भर है। आप अपनी मौत की तलाश में हैं। सचिव कियू का फोन रखने के बाद निदेशक वांग बाहर निकलते हुए बुदबुदाया। दरअसल निर्देशक वो मैनेजर युआन की योजना का हिस्सा नहीं है। वो इस मामले में शामिल था, लेकिन केवल अपने दुर्भाग्य के कारण। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 709 जबड़ा का अपना। बेशक एक से अधिक बदकिस्मत व्यक्ति होंगे, निर्देशक वो जो लोग पहले साथ लाए थे वे सभी दुर्भाग्यशाली होने वाले हैं। आखिरकार इन प्रतिभाओं को प्रबंधक युआन और अन्य लोगों द्वारा भेजा गया था और उन्होंने वहां और भी कठिन प्रदर्शन किया।
निर्देशक वांग ने पहले ही सोच लिया है कि हुआंग फैंग के साथ कैसे मिलना है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता लगा लेंगे। हाँ हाँ, आप यहाँ हैं, क्या आप मुझे जाने देंगे? जब निर्देशक वांग फिर से पूछताछ कक्ष में आए तो निर्देशक वो गर्व से मुस्कुराए। उनकी राय में ये बात अब कई लोगों को पता चल गई होगी। तब निर्देशक वांग को दबाव महसूस करना चाहिए और उनकी आलोचना की जानी चाहिए, तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कौन जानता है, निर्देशक वांग बस उसे देखकर मुस्कुराए, फिर उसके पीछे संकेत दिया और फिर दो लोग अंदर आए। स्वाभाविक रूप से वे दोनों पुलिसकर्मी थे जिनके हाथों में कागज और कलम थे। उनकी शक्ल देखकर निर्देशक वो उनसे अधिक परिचित नहीं हो सके। कैदियों से पूछताछ करते समय यह उनका सामान्य पहनावा होता है। वांग, तुम्हारा क्या मतलब है? निदेशक वू ने घबराहट में कहा। यह दिलचस्प नहीं है, ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, क्या आप नहीं जानते? निदेशक वांग ने कहा। इसके अलावा यहाँ के नियम आपके लिए स्पष्ट होने चाहिए। मैं आपको ईमानदार रहने की सलाह देता हूँ, अन्यथा भुगतना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मेरे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने मुझे मारा और पुलिस पर हमला किया। ये बहुत आसान है, आप उसे पकड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे पकड़ रहे हैं। आप भ्रमित हैं, निर्देशक वो चिल्लाया। ये कैसे करें? मुझे पता है कि बेहतर होगा कि आप अपनी समस्याओं के बारे में ईमानदार रहें। क्या इस बारे में कोई रहस्य है कि समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के साथियों को मामलों को संभालने से क्यों रोका? निदेशक वांग ने कहा। निर्देशक वो भ्रमित थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप नहीं समझते हैं तो इसके बारे में सोचें। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसे पूरी तरह से समाप्त कर दें। वांग की बात खत्म होने के बाद वो पूछताछ कक्ष से दूर चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। उसने वो पर कोई ध्यान नहीं दिया। कमरे में मौजूद दो पूछताछकर्ता वांग पहले ही नमस्ते कह चुके थे। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि पूछताछ कैसे करनी है। फिर निदेशक वांग अन्य लोगों की पूछताछ स्थिति देखने के लिए अन्य पूछताछ कक्षों में गए। इन लोगों के अपराधों के सबूत निर्देशक वो से कहीं बेहतर है। आखिरकार उन्हें काम करने के लिए पैसे पहले ही मिल चुके थे और उनके दिल खाली थे। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस स्टेशन आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। हालांकि इतने लंबे समय के बाद निर्देशक वांग के पास अभी भी कोई मौका नहीं था और कोई उनकी मदद करने के लिए आया था। लेकिन ये सब निर्देशक वांग द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे उन्हें और अधिक डर लग रहा था। जब एक व्यक्ति पहले इसे सहन नहीं कर पाता है तो अन्य भी टूट जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने दूसरों के लाभों को स्वीकार कर लिया है और जानबूझकर तियानजियाओ समूह को परेशान करते हैं। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने कहा कि तियानजियाओ समूह की दवा लेने के बाद उन्हें जहर दिया गया था, उन्होंने भी पैसे लिए। लेकिन जिस महिला ने कहा कि उसे जहर दिया गया, दरअसल उसे जहर दिया ही नहीं गया था। वे चीजों को बड़ा बनाना चाहते थे। वे वास्तव में खुद को जहर नहीं दे सकते थे। इसलिए जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी पहल पर उठे। यदि वो नहीं उठता तो नहीं उठ पाता। पुलिस उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार थी। एक बार जब वो वहां पहुंचा तो पाया गया कि वो झूठ बोल रही थी। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ निष्कर्ष आता है, इन सभी लोगों को परेशानी के लिए तियानजियाओ कंपनी में जाने के लिए दूसरों द्वारा सौंपा गया है। इन्हें निर्देशित करने वाले लोग तियानजियाओ समूह के प्रतिस्पर्धी हैं। हालांकि क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे परिणाम नहीं दिए हैं, वे इन लोगों को एक दृश्य बनाने का भी निर्देश देते हैं। इसलिए उनके सामने ये लोग तियानजियाओ समूह से निपट सकते हैं। रेजिमेंट के प्रतिद्वंद्वियों के लिए निर्देशक वांग के लिए शुरुआत करना मुश्किल है। आखिरकार उन लोगों के उद्यम छोटे नहीं है और उनकी कई पृष्ठभूमियां हैं। इसके अलावा यदि इतने सारे उद्यम एक साथ स्थानांतरित किए जाते हैं तो शहर और प्रांत के नेता भी सहमत नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये लोग वर्तमान में दुखी रहेंगे। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा इन लोगों की भविष्य में पदोन्नति की राह भी प्रभावित होगी और मौका भी नहीं मिलेगा। आखिर ये उन पर एक दाग है। बेशक तियानजियाओ समूह को कोई नुकसान नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन तीन विभागों के नेताओं में तियानजियाओ समूह के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं है। आखिरकार उनके लोगों को वहां नुकसान उठाना पड़ा है। भले ही उनके लोगों ने कुछ गलत किया हो, लेकिन तियानजियाओ समूह की प्रथा अभी भी उन्हें बहुत दुखी करती है। हालांकि अगर वे अब तियानजियाओ समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं है। अब हर कोई जानता है कि तियानजियाओ समूह के पीछे कोई है। इसके अलावा जो लोग तियानजियाओ समूह की रक्षा करते हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती है। वे अब जवाबी कार्रवाई के लिए मौत की तलाश में हैं। और निर्देशक वो भी एक त्रासदी है। उनसे पूछताछ करने वालों ने बार बार कहा है कि उनके व्यवहार ने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की कार्रवाई को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यदि उन्हें उसके मकसद पर संदेह है तो निर्देशक वो इसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका तथाकथित डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है। निर्देशक वो ने स्वेच्छा से यह भी स्वीकार किया कि उन्हें हुआंग फैंग को गिरफ्तार करने के लिए दूसरों द्वारा सौंपा गया था और यही कारण है कि उन्होंने उस व्यक्ति से ऐसा वादा किया क्योंकि वो व्यक्ति आमतौर पर और स्वयं संबंध अच्छे हैं, पुत्रवधू भी रखें। भले ही निदेशक वो ने इसे स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय दोनों ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों में देरी की, इसलिए उन पर अभी भी कर्तव्य में लापरवाही का दोष है। उनके कपड़े संरक्षित कर लिए गए, लेकिन उप निदेशक के पद की गारंटी नहीं दी गई और उन्हें अन्य स्थानों पर हटा दिया गया और निर्देशक वांग को अंततः लाभ हुआ। पुलिस स्टेशन में अब आखिरकार वह सार्वजनिक विरोध के कारण अच्छे मूड में नहीं था। निर्देशक वांग अच्छे मूड में है, लेकिन अन्य लोग बुरे मूड में हैं। प्रबंधक युआन और अन्य लोग पुलिस स्टेशन की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। वे चीजों की प्रगति को देखने और निर्देशक वांग को नीचे ले जाने के लिए रिश्ते का फिर से उपयोग करने के लिए भी तैयार है और साथ ही वे तियानजियाओ समूह को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हालांकि दोबारा शुरू होने से पहले पुलिस विभाग ने निदेशक वांग के प्रयासों के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन लोगों ने विरोध नहीं किया और सभी का हिसाब कर लिया गया है। निर्देशक वो जिसकी उन्हें पहले से आशा थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ तक कि उन्हें दंडित भी करना पड़ता है।
उन्होंने ऐसे नतीजे के बारे में नहीं सोचा था। आश्चर्य का जबड़ा लगभग टूट रहा है, जो कि वे जो सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि सचिव कियू या निदेशक वांग, राज्य सुरक्षा ब्यूरो और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बारे में कोई बात नहीं, उन्होंने इसे बाहर नहीं बताया। तो मैनेजर युआन और अन्य लोग अब कोहरे में हैं। मुझे नहीं पता कि शहर और प्रांत के नेता निर्देशक वांग से बिना बातचीत किए इतनी गड़बड़ी क्यों करवाते हैं। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 710 मनोवृत्ति में परिवर्तन। प्रबंधक युआन और अन्य पूरी तरह से भ्रमित हैं। ये स्पष्ट है कि निर्देशक वांग ने हुआंग फैंग को बचाने के लिए गलत काम किया, लेकिन यह निर्देशक वांग नहीं, बल्कि निर्देशक वो और अन्य लोग हैं जो परेशानी के लिए तियानजियाओ समूह में गए थे। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? किसी ने उदास चेहरे से पूछा कि मौजूदा हालात तो उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे हैं। यह उससे भिन्न था जिसकी उन्होंने पहले कल्पना की थी। तियानजियाओ समूह को न केवल कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसकी बड़ी प्रतिष्ठा भी हुई। अपनी तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खोया। कौन जानता है, मेरे बगल में एक व्यक्ति जो बहुत चिड़चिड़ा भी है ने कहा कि उन 3 सरकारी विभागों ने उन्हें भर्ती किया है, हालांकि उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, कुछ छोटे दंड अपरिहार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन वे तियानजियाओ समूह का कुछ नहीं कर पाए हैं। इसके बजाय उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारी फैल गया है, उनकी प्रतिष्ठा में बहुत गिरावट आएगी। लेकिन तियानजियाओ समूह एक महान शक्ति है। क्या आपने कहा कि तियानजियाओ समूह को प्रांत में एक रिश्ता मिला है और एक बड़ा नेता आगे आया है? किसी ने अनुमान लगाया। ये संभव है, हालांकि कोई खबर नहीं है। इसके अलावा प्रांतीय नेता भी तियानजियाओ समूह की इतनी निर्णायक मदद नहीं करेंगे। केवल आधे दिन में निदेशक वू को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी कार्यशैली प्रांतीय नेताओं की तरह नहीं दिखती है। इन लोगों का आमतौर पर सरकारी विभागों के लोगों से कम संपर्क नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि चाहे बड़े नेता हो या छोटे, वे इतने खुश नहीं होंगे। इससे भी अधिक, तियानजियाओ समूह इस बार स्पष्ट रूप से गलत है। भले ही वे तियानजियाओ समूह की मदद करना चाहते हो, उन्हें इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। वे इसे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? जाहिर है, ये लोग नहीं जानते कि यह सरकारी विभागों के नेता नहीं है जो लड़ रहे हैं, बल्कि राज्य सुरक्षा ब्यूरो और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, 2 विभाग हैं जो तेज तरीकों से चीजों से निपटना पसंद करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये धीमा नहीं है। ठीक है, बहस करना बंद करो। मैनेजर युआन ने आखिरकार बात की। इन लोगों के गुस्से और घबराहट की तुलना में वे शांत थे। इस बार हालांकि उसने तियानजियाओ समूह को बहुत अधिक परेशानी नहीं पहुंचाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से खबर आने से पहले उन्होंने तियानजियाओ समूह के वरिष्ठ प्रबंधक के साथ लेन देन पहले ही पूरा कर लिया था। अब दूसरे पक्ष ने पैसे लेकर जियांगजू को छोड़ दिया है और उसके हाथ में एक अतिरिक्त नुस्खा है। इसलिए हालांकि उन्होंने इस मामले में कुछ उम्मीद खो दी है, लेकिन यह अस्वीकार्य नहीं है। इस बार हमने तियानजियाओ समूह को नहीं तोड़ा, यह उनकी नियति है, लेकिन अगली बार वे इतने अच्छे नहीं होंगे, मैनेजर युआन ने कहा। इसके अलावा हम इस बार उनका विवरण जानते हैं। अगली बार हम अधिक स्थिर योजना तैयार कर सकते हैं। लोग विचारशील हैं, हालांकि उन्हें लगता है कि प्रबंधक युआन ने जो कहा वो उचित है। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। ठीक है, बात करते रहो, मुझे पहले कुछ करना है। प्रबंधक युआन खड़े हुए और कहा कि उनकी नजर में ये लोग केवल उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण हैं और उन्हें जो नुस्खा मिला है उसके साथ उनकी भूमिका बहुत छोटी है। मैनेजर युआन के अचानक चले जाने से लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें वापस बुलाने का कोई कारण नहीं था। वे केवल उसे जाते हुए देख सकते थे। क्या आपको लगता है कि मैनेजर युआन थोड़ा अलग है? मैनेजर युआन के चले जाने के बाद एक उद्यम के प्रमुख ने अपने आसपास के लोगों से कहा। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मैंने सोचा कि मैं अकेला था। बगल में एक आदमी ने सिर हिलाया। ये थोड़ा अलग है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि क्या अलग है, दूसरे ने कहा। रवैया बदल गया है, पहले वक्ता ने अचानक कहा। जब हम तियानजियाओ समूह से निपटने के लिए एक साथ थे, तो वह अब ऐसा नहीं था। उस समय वह हमारे प्रति बहुत विनम्र था, और यहाँ तक कि बाद की पीढ़ी भी कई बार अकेले रहती थी। ये सच है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे शील का कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो यह नहीं दिखाता है कि वो कितना घमंडी है, लेकिन उसे हमारे साथ समान स्तर पर बैठने का मतलब है, और यहाँ तक कि इसकी परवाह भी नहीं करता है हमारा रवैया। एक और जोड़ा गया। ये कैसे हो सकता है? क्या वो हमेशा तियानजियाओ समूह के साथ सौदा नहीं करना चाहता था? अब तियानजियाओ समूह गिरा नहीं है, उसके लिए हमारे साथ संबंध तोड़ना बहुत जल्दी है। कौन नहीं कहता, पहले वक्ता ने कहा। हालांकि आप देख रहे हैं, अभी अभी सरकारी विभाग से समाचार सुनने के बाद हम सभी चिंतित और निराश हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो चिंतित नहीं है और बहुत अधिक निराशा भी नहीं है, जैसे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है और वो वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट है। ये कहना होगा कि ये सभी लोग बाजार के पुराने लोमड़िया हैं, उनमें आगे बढ़ने के साहस की कमी हो सकती है। हालांकि वो अवलोकन शक्ति लुप्त नहीं हुई है या उससे भी अधिक अनुभवी है। प्रबंधक युआन ने सोचा कि वो अच्छा छिपा रहा है। वास्तव में उसमें बस कुछ बदलाव हुए थे और इन बूढ़े लोमड़ियों को कुछ अजीब पता चला। यह सही है, हम अभी भी सोच रहे हैं कि तियानजियाओ समूह से कैसे निपटा जाए। ये बहुत संदेहास्पद है कि वो इतना अच्छा है कि उसने जाने का बहाना बना दिया। क्या आपको लगता है कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है? मैं ऐसा नहीं सोचता। ये कोई रहस्य नहीं है कि किन्गई प्रांत में आने के बाद उसने तियानजियाओ समूह से बदला लिया। तियानजियाओ समूह के इस मामले में हमारे उद्देश्य समान है। क्या चल रहा है? काफी देर तक चर्चा के बाद उन्हें प्रबंधक युआन के रवैये में बदलाव का कारण नहीं मिला, लेकिन वे अधिक भ्रमित थे। अंत में उन सभी ने कुछ समय के लिए स्थिर रहने और हर समय चीजों की प्रगति पर ध्यान देने का फैसला किया, जिसमें तियानजियाओ समूह और प्रबंधक युआन भी शामिल थे। अब मैनेजर युआन उनका पूरा भरोसा हासिल नहीं कर सकता। ये दिन किन्गई प्रांत के कई सरकारी विभागों और प्रांत की सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों के लिए अभी भी बहुत व्यस्त है, लेकिन तियानजियाओ समूह अंत में हंसता हुआ प्रतीत होता है।
बाजार में नई आहार गोलियां नहीं मिलने पर उन्होंने न केवल पहले दिन अपने स्टोर बंद कर दिए, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बनाई। साथ ही पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ, उससे उनके प्रतिस्पर्धियों ने भी तियानजियाओ समूह के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें तियानजियाओ समूह की ताकत का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। और अधिकांश लोग नहीं जानते, इन सबके पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक शख्स है जो पहले एक साधारण सुरक्षा गार्ड था। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 711 से एक्स भेड़िए। शाम को हुआन फैंग ने अपने निवास में खाना नहीं खाया, लेकिन सुयुमो के पास गया और तांग मुक्सु को खबर मिल गई। इसलिए आज वो हुआन फैंग को खोजने के लिए अपना सूप नहीं लाया, लेकिन उसके बाद अपने निवास में रुका काम। आज का रात्रिभोज अभी भी हुआन फैंग का काम है। हालांकि सुयुमो और जी मिंगजियाओ को रात्रिभोज के लिए और उन्हें धन्यवाद देने के लिए नामात्र रूप से आमंत्रित किया जाता है। जब हुआन फैंग आते हैं तब भी वो रसोई में जाते हैं। जी मिंगजियाओ के शब्दों में कई प्रतिभाएं हैं। सौभाग्य से आज की जी मिंगजियाओ अभी भी वफादार है। खाने के बाद वो तांग मिक्स्यू को वापस अपने कमरे में ले जाती है और पूरा लिविंग रूम हुआंग फैंग और सुयुमो को दे देती है। पुलिस स्टेशन से खबर है, उप निदेशक वू को उनके पद से स्थानांतरित कर दिया गया है। आज स्टो में आए अन्य लोगों को अलग अलग डिग्री की सजा दी गई है। मैं सचिव जी क्यू और हुआंग फैंग के पास नहीं जा सकता, कृपया मेरी मदद करें और मेन जियो को धन्यवाद देना है, सू ने हुआंग फैंग से कहा, जो उसके बगल में बैठा था। जाहिर है सुयुमो को लगता है कि सचिव क्यू एक भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि सचिव क्यू ने मदद के लिए उनकी और जी मिंगजियाओ की ओर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कंपनी की मदद की। वो और जी मिंगजियाओ यात्रा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अब वे केवल हुआंग फैंग से मिल सकते हैं और अपना धन्यवाद ला सकते हैं। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने कहा कि सचिव क्यू भी इस मामले में मददगार थे। हालांकि इसने निर्णायक भूमिका नहीं निभाई, लेकिन निभाई। इसके अलावा सचिव क्यू के बिना उनके लिए निदेशक वांग को जानना असंभव होगा। ये देखते हुए कि सुयुमो अभी भी कंपनी के बारे में बात करना चाहती है, हुआंग फैंग ने जल्दी से कहा, हमारे लिए अकेले रहना कठिन है, इसलिए हर समय व्यवसाय के बारे में बात न करें। हुआंग फैंग की बातें सुनकर सुयुमो शर्मा गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की। दरअसल हुआंग फैंग की मदद के कारण आज उनकी कंपनी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब हुआंग फैंग और सुयुमो आपके और मेरे बाहर होते हैं तो कमरे में जी मिंगजियाओ और तांग मिक्सू उग जाते हैं। तांग लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं? जी मिंगजियाओ ने आखिरकार पूछा। आप मुझसे पूछें, मुझे कैसे पता? टेंग मुक्यू ने अधीरता से कहा। हालांकि वो जानती थी कि हुआंग फैंग और सुयुमो एक जोड़े थे, वह भी तैयार थी। हालांकि जब उसने हुआंग फैंग और सुयुमो को हॉल में बातचीत करते देखा तब भी उसे असहज महसूस हुआ। मैंने कहा कि टैंग फॉक्स, तुमने आज बंदूक की दवा ली, तुम कितनी तेजी से बात कर रहे हो, या क्या तुमने अपने प्रेमी के साथ झगड़ा किया? मैं गुस्से में हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने आज सूप नहीं पकाया। जी मिंगजियाओ ने टैंग मिक्स्यू की ओर देखा और कहा, मैंने कौन सी बंदूक की दवा ली, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जी मिंगजियाओ की बातें सुनकर तांग मिक्स्यू का दिल और भी ज्यादा परेशान हो गया। पहली बार वो सचमुच किसी व्यक्ति से प्रभावित हुई। नतीजतन यह व्यक्ति अभी भी उसकी प्रेमिका का प्रेमी था और उसका दिल बहुत असहज था। कोई बॉयफ्रेंड नहीं? क्या आप मुझे और बहन यूमो को जानते हैं? जी मिंगजियाओ ने कहा। बहन यूमो को पता है? आप क्या जानते हैं? तांग मुक्सू अचानक जी मिंगजियाओ के बिस्तर से उठी और बोली। आश्चर्य क्या है? जी मिंगजियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा और स्वाभाविक रूप से कहा, आपने पहले कभी किसी के लिए सूप नहीं पकाया है, लेकिन आप हाल ही में इतने असामान्य हो गए हैं। क्या आपका कोई प्रेमी नहीं है? अनुमान लगाना इतना कठिन है? ऐसा ही है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। जी मिंगजियाओ की बातें सुनकर तांग मिक्स्यू ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उसे लगा कि वे उसके और हुआंग फैंग के बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं था। दूसरे शब्दों में ऐसा लग रहा था कि उसके और हुआंग फैंग के बीच पहले की गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं था। डरने की क्या बात है? बहन यूमो, और मैंने ये भी कहा, आप अपने प्रेमी को हमारे पास लाने का अवसर कब ढूंढना चाहती हैं, और देखते हैं कि वो कौन है जो हमारी टैंग लोमड़ी का दिल जीत सकता है। जी मिंगजियाओ ने कहा। मैं ऐसा हूं जैसे मैं पहले भी विचलित हो चुका हूं, तांग लोमड़ी ने कहा। यदि नहीं तो ये लगभग वैसा ही है। वैसे मैं वास्तव में ये जानने को उत्सुक हूं कि आपका बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है, जी ने कहा। मैं तुम्हारे बारे में उत्सुक हूं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तांग मुक्यू ने कहा। इसे भूल जाओ, मैं बहन यूमो के बारे में सुनूंगा और वे बात करेंगे, जी मिंगजियाओ ने कहा। अगर बहन यूमो जानती है कि तुम बातें सुन रहे हो तो वो तुम्हें जाने नहीं देगी, तांग मुक्यू ने कहा। मैं उसे पता नहीं चलने दूंगा। हालांकि जैसे ही जी मिंगजियाओ ने बोलना समाप्त किया, उसे अगले कमरे से एक आवाज सुनाई दी। हुआंग फैंग और सुयुमो कमरे में गए। भले ही जी मिंगजियाओ सुनना चाहे, लेकिन सुनने का कोई रास्ता नहीं था। आप कहते हैं कि वे बाहर नहीं निकलेंगे, जी मिंगजियाओ ने उत्सुक शिशु दृष्टि से कहा। मेरी शख्सियत उस तरह की नहीं है, टैंग मिक्सू ये कहना भी नहीं चाहता था। हालांकि वो हुआंग फैंग के साथ अपनी गलतफहमी को लेकर चिंतित थी। यूमो ऐसा नहीं था, लेकिन हुआंग फैंग था। पिछली बार रसोई में हुआंग फैंग ने अपना मुंह हिलाने की हिम्मत की, इस बार यूमो के कमरे में वो अधिक बेलगाम होगा। क्या गलत है? मैं आपको बताऊंगा। बहन यूमो एक हत्यारे से मिली है, तुम्हें पता है, मैंने उन्हें पहले भी नीचे चुंबन करते देखा था। वे कितने समय से हैं? बहन यूमो को पकड़ लिया गया है। अगर मैंने इसे नहीं देखा होता तो मुझे खुद इस पर विश्वास है, जी मिंगजियाओ ने कहा। सच में उन्होंने चूमा? पता नहीं वो किस मूड में है। ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, जी मिंगजियाओ ने सकारात्मक चेहरे के साथ कहा। भेड़िया, तांग मुक्यू ने अचानक डांटा। हुआंग फैंग और उसके बीच पहले की बातों के बारे में सोचना वास्तव में संभव है। हाँ भेड़िया, तो हुआंग फैंग भेड़िया है, जी मिंगजियाओ ने अपने चेहरे पर सहमति जताते हुए कहा। हालांकि वे नहीं जानते कि उनके मुंह में सेक्स भेड़िए का सुयुमो के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है। भले ही वे एक निजी कमरे में हो, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड होती है।
सो यूमो अभी भी शर्मीले हैं, इसलिए वे हुआंग फैंग के करीबी संपर्क से सहमत नहीं हैं। अंत में जब हुआंग फैंग जाने वाला होता है तो उन्हें केवल हुआंग फैंग द्वारा एक आश्चर्यजनक हमले के मुंह में स्वीकार किया जाता है और सुभाषा फोमलाल चेहरा सहवास ये वास्तव में गुस्सा नहीं है। अगले कुछ दिनों में ये शांत था। हालांकि तियानजियाओ समूह की नई आहार गोलियां उतनी जादुई नहीं थी जितनी विज्ञापित थी, वे उसी प्रकार के उत्पादों से बेहतर थी, इसलिए बिक्री की मात्रा अभी भी अच्छी थी, जिससे तियानजियाओ समूह का एक और विकास भी हुआ। रात के खाने के लिए सुयुमो के साथ अपनी मुलाकात के अलावा हुआंग फैंग ने अपना सारा समय खेती में बिताया या शराब की भट्टी देखने गए। उनकी वाइन फैक्ट्री से निकलने वाली है और वो हाल ही में प्रमोशन में व्यस्त है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 712 दूसरों का उदाहरण बनाना। वाइनरी का विकास अभी भी अच्छा है। सफेद स्पिरिट की एक बोतल पी गई है। तहखाने और गोदाम में बहुत सारे स्टॉक हैं और हुआंग फेंग ने हाल ही में शराब को बढ़ावा देने के लिए कई नए सेल्समैन की भर्ती की है और स्थिति ठीक है। हालांकि यह एक नई वाइन है, लेकिन इसकी अधिक लोकप्रियता नहीं है। हालांकि वाइन का स्वाद चखने के बाद उन डीलरों के पास वाइन का उच्च मूल्यांकन होता है। ये लोग शराब की संभावना के बारे में बहुत आशावादी हैं और हुआंग फैंग विज्ञापन में निवेश करने के इच्छुक हैं, जो उनके पास बचा हुआ पैसा है। यदि वो पूंजी वापस नहीं पा सका तो उसके पास पूंजी श्रृंखला को तोड़ने का जोखिम भी है। हालांकि हुआंग फैंग बहुत चिंतित नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों उद्यमों में से एक ने वास्तव में पैसा कमाना शुरू कर दिया है और दूसरे के पास अच्छी संभावना है। समानांतर स्थान में उनका उद्योग उन्हें लगातार पैसा कमाने में मदद कर रहा है। केवल हुआंग फैंग ने अभी पैसे नहीं जुटाए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उनके पास पैसों की थोड़ी कमी है। हुआंग फैंग के निवेश के साथ उनकी नई वाइन ने बाजार में आने से पहले ही कुछ प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, जिसकी कई लोगों को उम्मीद है। हुआंग फैंग को भी उम्मीद है कि उनकी नई वाइन लोकप्रिय होगी। जहां तक युआन प्रबंधक और अन्य लोगों का सवाल है, इस अवधि को भी समाप्त कर दिया गया है। युआन मैनेजर ने फॉर्मूला मिलने के बाद से ही उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि उत्पादन से पहले उसे अभी भी कुछ बदलना था। आखिरकार वजन कम करने के लिए तियानजियाओ समूह के नुस्खे को विशेष लाभ के लिए लागू किया गया था। वो उसी चीज को बाहर नहीं निकाल सका और कुछ प्रभावों को थोड़ा बदल दिया, बड़ी सामग्री, और फिर यह बाजार में है। और प्रबंधक युआन के लिए यह बहुत कठिन नहीं है। इतने दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरी कुछ चरण पूरे कर लिए हैं। अब उन्होंने वजन घटाने वाली दवाओं का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा विज्ञापन को जल्द ही जारी कर दिया गया है और जल्द ही बाजार में जाकर तियानजियाओ समूह के साथ लड़ाई होगी। सु यूमो और जी मिंगजियाओ दोनों प्रबंधक युआन के कार्यों से सावधान हैं। वे दोनों जानते हैं कि यदि वे निश्चित नहीं हैं, तो प्रबंधक युआन आसानी से कोई कदम नहीं उठाएंगे और वे नहीं जानते कि वो आदमी इस बार क्या करने जा रहा है। इस समय अन्य उद्यमों के मालिकों को भी संदेह है। जब उन्होंने पहले प्रबंधक युआन से संपर्क किया तो उन्होंने निकट भविष्य में लैंडर समूह में सूचीबद्ध होने वाली वजन घटाने वाली दवाओं के बारे में नहीं सुना, जो प्रबंधक युआन के लिए छिपाने के लिए बहुत गहरा है। जाहिर है ये लोग कुछ न कुछ समझते हैं। हालांकि इस समय भी उन्हें कुछ उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि LANGDOU समूह और तियानजियाओ समूह को एक दूसरे की हार से नुकसान होगा। ऐसे में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। उसे बाहर खींचो। किसी अन्य समय और स्थान में एक बहुत ही सामान्य जलाओ लकड़ी के कमरे में एंजिकिंग ने एक हाथ से अपनी नाक ढंक ली और उसी समय अपने नौकर से कहा। हाँ, जंगल में मौजूद दो नौकर उस शव को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े जो अभी अभी जमीन पर पड़ा था, जो अभी तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। शरीर से रिश्ते खून ने जमीन पर साफ निशान बना दिया था और शव के चेहरे पर इस वक्त भी घबराहट और अनिच्छा के भाव थे। ये तो स्पष्ट था कि वे इस समय इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। जब लाश को दरवाजे तक घसीटा जाता है तो यानगुआन के चेहरे पर चमक आती है, जो एक बहुत ही युवा चेहरे को दर्शाती है। यदि ओयान जिंगवेन यहाँ है तो वह निश्चित रूप से उसे अपने पूर्व परिचारक वांग एर के रूप में पहचान लेगा। वांग एर वही है जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। लंबे समय तक एंजिकिंग द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद एंजिकिंग, जिसने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था, ने आखिरकार हार मानने का फैसला किया। उसने सोचा कि वांग एर को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो वास्तव में नहीं जानता था कि सजा कहाँ होगी, इसलिए उसने पूछताछ जारी रखी। ये समय की बर्बादी थी। इसलिए आज वांग एर से अंतिम पूछताछ अभी भी निर्णायक होने के बाद उसने सीधे अपने अधीनस्थों से उसे जिंदा मारने के लिए कहा। उसे इस कचरे के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जिसका कोई उपयोग मूल्य ही नहीं है। इस समय एंजिकिंग के अलावा चाइफोन में एक और आदमी है। इस समय मनुष्य भी बंधा हुआ है, क्योंकि उसने अभी अभी वांग एर की मौत की पूरी प्रक्रिया देखी है। उसका चेहरा भी डरा हुआ है। उसका चेहरा खून के निशान के बिना सफेद है। शुनजी, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मेरा धैर्य सीमित है। आपने अभी वांग एर का अंत देखा। आपको मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर नहीं होंगे, उससे भी ज्यादा, एंजिकिंग ने जंगल में एक अन्य व्यक्ति से कहा। वांग एर को मारने के लिए एंजिकिंग का यह एक और उद्देश्य है। वो एक उदाहरण बनाने जा रहा है और बाकी लोगों को आपको सच्चाई बताने देगा। और बाकी लोग जो एंजिकिंग की शुनजी में शामिल होकर खुश थे। शुनजी ने उस दिन ओयान जिंगवेन को शराबखाने में स्थापित किया और फिर जब वो मुसीबत में था तो वो बाहर भाग गया। फिर वो सीधे एंजिकिंग चला गया। सबसे पहले उसने सोचा कि उसे एंजिकिंग में बेहतर जीवन मिल सकता है। शुरुआत में ये सच था। एंजिकिंग ये जानकर बहुत खुश हुआ कि उसने क्या किया है और उसे कुछ चांदी का इनाम दिया, जो उसके लिए एक अच्छी जगह थी। हालांकि ये स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। आखिरकार जू गुओ के कारण खूनी भाड़े के समूह और ओयान का परिवार अलग हो गए, लेकिन आखिरकार जू गुओ सामने नहीं आए। खूनी भाड़े के समूह ने जोर देकर कहा कि ओयान के परिवार ने बैग छोड़ दिया था, लेकिन ओयान के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि आमतौर पर यह माना जाता था कि जू गुओ को ओयान के परिवार में होना चाहिए, अन्यथा दूसरे शब्दों में खूनी भाड़े के समूह के लिए ओयान के परिवार के साथ शामिल होने का कोई कारण नहीं है। वो अपने लिए मुसीबत खड़ी करना है।
ओयांग परिवार को जुगुओ मिलने की सबसे अधिक संभावना ओयांग जिंगवेन है, और आखिरी उकसावे में शुनजी ने जो कहा वो और भी अधिक संदिग्ध है। और एंजिकिंग ने जुगुओ के बारे में भी सुना और जुगुओ के कार्य को समझा। जहां तक शुनजी के शब्दों की बात है, उसने भी उनके बारे में सुना था, इसलिए उसने अपना विचार शुनजी पर रखा। उस समय शुनजी अपने घर पर था और उसने इसे जाने नहीं दिया। तब शुनजी को एक त्रासदी का एहसास हुआ जो उसके मुंह से निकली थी। यह मूल रूप से वो था जिसने ओयांग जिंगविन को फंसाया था और इसे अपने मुंह से कहा था, लेकिन अब यह उसका ताबीज भी बन गया है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। युवा मास्टर, कृपया मुझे जाने दे। मैंने वास्तव में आपको धोखा नहीं दिया है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जुगो कहाँ है। कृपया मुझे जाने दे। मैंने पहले ही लापरवाही से कहा था। क्या आपने मुझे ओयांग के बीच संबंध को भड़काने नहीं दिया? परिवार और खूनी भाड़े की रेजिमेंट। आप अपना वादा निभाने में विफल नहीं हो सकते, शुनजी ने रोते हुए कहा। हालांकि एंजिकिन का दिल लोहे और पत्थर का है, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वो शुनजी को उदासीनता से देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने पर्याप्त पीड़ा नहीं झेली है, चलो मेरे लिए लड़ते रहो। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 713 जादू की खेती के बारे में कैसे। एटेट वे 2 नौकर जिन्होंने वांग एर के शरीर को बाहर खींचा था, फिर से जंगल में वापस चले गए। चाबुक उठाया और शुनजी पीना शुरू कर दिया। वे इस मामले से परिचित थे। इस दौरान वे वांग एर को कम धूमपान नहीं करते थे, लेकिन अब वे बस बदल गए हैं। आह मास्टर एन, मुझे नहीं पता कि जुगुओ कहाँ है। आपने मुझे जाने दिया। आह एंजिकिन, आप अपने शब्दों की गिनती नहीं करते हैं। एक दिन में 5 गड़गड़ाहट। 2 लोगों की पिटाई में शुनजी लगातार रोते रहे। शुरुआत में वह भी प्यार मांगते रहे, लेकिन उन्हें अपील की जड़ मिली। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन फिल्म से गर्म है। एट हाथ मार रहा है। अतिथि अधिकारी, कृपया एक पल रुकें। अपडेट करने के बाद आपको नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए पेज को फिर से रिफ्रेश करना होगा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 714 अंतर्धारा उछाल। अभ्यास। ये अपने पिता का सवाल सुनकर ओयांग जिंगवेन को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या कहे। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान वो एक दुर्लभ गंभीर साधना भी है, लेकिन उसकी जादुई प्रतिभा को जगाने का कोई तरीका नहीं है। वो कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। उसके शरीर में अभी भी कोई हलचल नहीं है और कोई जादू नहीं है जिससे उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्या क्या नहीं कहा जा सकता? ओयांग तियान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह ओयांग जिंगवेन ने अपने पिता का चेहरा बदला हुआ देखा और वो बोलने से और अधिक डर रहा था। ओयांग तियान को भी ओयांग जिंगवेन की असामान्यता मिली और उसका चेहरा और अधिक बदसूरत हो गया। फिर वो ओयांग जिंगवेन में गया और उसे अपने शरीर में जादू महसूस हुआ। हालांकि ओयांग तियान की ताकत कम हो गई, फिर भी वो एक जादूगर और एक वरिष्ठ जादूगर था। यदि ओयांग जिंगवेन के शरीर में जादू होता तो वो शायद इसे महसूस कर सकता था। हालांकि वो ठीक ठीक यह नहीं आंक सकता था कि वो किस स्तर पर है। हालांकि लंबे समय तक महसूस करने के बाद ओयांग जिंगवेन के सिर में पसीना आ रहा है। ओयांग तियान को अभी भी अपने शरीर में जादू का कोई निशान महसूस नहीं हुआ है। किजिदान की भूमिका के बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं है, इसलिए वो ये भी सोचता है कि क्या पिछली बार उसे बहुत अधिक चोट लगी थी और वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए उसकी संवेदनशीलता भी काफी कम हो गई है। हालांकि ओयांग जिंगवेन ने अपने पिता के चेहरे पर अधिक से अधिक ठंड देखी और वो अधिक से अधिक भयभीत हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, वास्तव में मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी तक अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत नहीं किया है। मेरे पिता, चिंता मत करो, मुझे पहले से ही कुछ महसूस हुआ है और मैं निकट भविष्य में जाग जाऊंगा। ओयांग जिंगवेन की गारंटी न केवल ओयांग तियान को बेहतर महसूस कराने में विफल रही, बल्कि उसे और भी बुरा महसूस कराया। क्या आप कहते हैं कि आपने अभी तक अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगाया है? क्या आप बेकार हैं? इतने लंबे समय तक किज़ेदान खाने के बाद मैंने अभी भी अपनी जादुई प्रतिभा नहीं जगाई है। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता पिताजी, जब से मैंने किज़ेदान खाया है तब से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मुझमें जादुई प्रतिभा को जगाने की क्षमता नहीं है। ओयांग जिंगवेन को लगा कि वो रोने वाला है। पहली बार ओयांग तियान को अपने बेटे पर संदेह हुआ। हालांकि ओयांग जिंगवेन के पास जादू जगाने की प्रतिभा कभी नहीं थी। अन्य लोग उसकी पीठ पीछे गपशप करते थे और कहते थे कि वो बेकार था। हालांकि ओयांग तियान ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने उसके लिए किसी गोली खरीदने और अपने बेटे को जल्द से जल्द कानून की प्रतिभा जगाने में मदद करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा सचमुच इतना बेकार होगा। उसने इतने लंबे समय तक किज़ेदान खाया था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पहले जो सुना था वो ये था कि सबसे खराब योग्यता वाला व्यक्ति निश्चित रूप से किज़ेदान खाने के बाद 1 सप्ताह में अपनी जादुई प्रतिभा को जागृत कर लेगा, लेकिन उसका बेटा बेहतर था और अब तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ओयांग जिंगवेन ने जो कहा उसे पहले से ही इसका एहसास है। यदि वो हाल ही में अपनी जादुई प्रतिभा को अवश्य जगा सकता है तो उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बर्बाद ओयांग तियान, जो अपने दिल पर हमला करने की जल्दी में था, आखिरकार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। उन्होंने ओयांग जिंगवेन को जोरदार थप्पड़ मारा। बिना किसी तैयारी के ओयांग जिंगवेन को अचानक जमीन पर गिरा दिया गया। 2 दांत टूट गए और उसके मुंह के कोनों से बहुत सारा खून बह गया। वो चिल्लाना भी भूल गया, क्योंकि इस समय उसके पिता का क्रूर रूप कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी अभी गोली मारी है, ये सबसे खराब है जो उसने कभी देखा है। ओयांग तियान के नाराज होने का कारण है खूनी भाड़े की रेजिमेंट के साथ उसके पिछले संबंधों के कारण हाल ही में उसे अपने परिवार के बुजुर्गों द्वारा परेशान किया गया है। अब उनका बेटा बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी जादुई प्रतिभा को नहीं जगा सका, इसलिए उसके उत्तराधिकारी का पद सुरक्षित होना चाहिए। वैसे उनकी स्थिति और भी खतरनाक होगी। जो बूढ़े हैं उनके पास एक और बहाना होगा। बाहर निकलो, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। अपनी जादुई प्रतिभा जगाने से पहले मत आना। ओयांग आकाश ओयांग के पास पहुंचा और दहाड़ने लगा। हाँ पापा, नाराज मत होइए।
ओयान जिंगवेन हॉल से बाहर निकल गया। वो बस जल्द से जल्द अपने पिता के सामने से गायब हो जाना चाहता है, वरना नाराज पिता के खुद पर ज्यादा हाथ न पड़े। अपने बेटे की परेशानी देखकर ओयान तियान सीधे खून थूकने के लिए और भी क्रोधित हो गया। क्या विद्रोही, क्या विद्रोही, ओयान तियान ने खुद से कहा। वो कैसे नहीं समझ सका कि वो इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली था, उसका इतना बेकार बेटा कैसे हो सकता है। जब तक ओयान जिंगवेन लंबे समय के लिए नहीं चला गया, ओयान प्रतिभा शांत हो गई। फिर वो अपने कमरे में वापस गया, नाजी खोला और निषिद्ध मंत्र की पुस्तक का अध्ययन करने के लिए तैयार हुआ। पिछली बार उन्हें निषिद्ध आकर्षण का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि कई नुकसान थे, जैसे कि उनकी ताकत में गिरावट, उनकी खुद की विरोधी चोट और उनकी आंतरिक चोट अब तक मुश्किल से ठीक हुई है, लेकिन सभी लाभ खो नहीं गए। यानी निषिद्ध आकर्षण के बारे में उनकी समझ अधिक गहरी है। आज उनकी अंदरूनी चोट लगभग ठीक है। वो निषिद्ध स्क्रॉल का फिर से अध्ययन करना चाहता है, इसके बारे में अपनी समझ में सुधार करना चाहता है और भविष्य में इसका उपयोग करते समय खुद को अधिक उपयोगी और शक्तिशाली बनाना चाहता है। हालांकि उसके चेहरे का भाव जल्द ही स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसे अपने नाजी में निषिद्ध स्क्रॉल नहीं मिला। पहले तो उसे लगा कि यह उसकी लापरवाही के कारण हुआ है, हालांकि जब उसने नाजी में मौजूद सभी चीजों को बाहर निकाला और उनकी जांच की, तब भी उसे स्क्रॉल का अस्तित्व नहीं मिला और उसका चेहरा अचानक बेहद उदास हो गया। क्या हो रहा है? निषिद्ध अभिशाप कहाँ है? मेरे निषिद्ध अभिशाप की पुस्तक किसने चुराई? ओयान तियान ने खुद से कहा, हालांकि वो इसके बारे में सोच नहीं सका। उसे याद आया कि वो स्क्रॉल वो हमेशा नेजी में रखता था, जिसे वो हर समय पहने रहता था। अन्य लोगों के लिए उस तक पहुंचना और अंदर की चीजें चुराना असंभव था। इसलिए बहुत देर तक सोचने के बाद ओयान तियान को पता नहीं चला कि उसका स्क्रॉल कैसे खो गया। आखिरकार वो पहले भी खराब मूड में था और अब फिर से उस पर ऐसी मार पड़ी। ओयान तियान अंततः इसका विरोध नहीं कर सका। उसने पुराना खून उगल दिया, चिल्लाया और बेहोश हो गया। ओयान तियान शाम को उठा। हालांकि अगर वो जाग भी गया तो कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं लग रहा था। पूरे व्यक्ति में कोई आत्मा नहीं थी और यहाँ तक कि वो केवल बिस्तर पर ही रह सकता था। हालिया अनुभव पिछली चोटों के साथ मिलकर जो पूरी तरह से अच्छी नहीं थी, अंततः उसे नष्ट कर दिया। ओयान तियान बीमार है। ये खबर ओयान के पूरे परिवार में फैलने में देर नहीं लगी। ओयान का परिवार, जो पहले से ही दहशत की स्थिति में था, अब अंडरकट से भरा हुआ है। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 715 त्याग। क्या खबर सच है? ओयान के घर के एक आंशिक कमरे में कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये सच होना चाहिए, सफेद बालों वाले बूढ़े लोगों में से एक ने कहा। इस समय लोग उस जगह की रखवाली कर रहे हैं जहां ओयान रहता है। उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उन्हें डर है कि हम विवरण जानते हैं या दुश्मन जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, ओयान तियान के पास खोने के लिए काफी सफलताएं हैं। शुरुआत में मैं परिवार के मुखिया का पद पाने के लिए उससे सहमत नहीं था। अब मैंने न केवल परिवार के लिए बड़ी परेशानियां पैदा की हैं, बल्कि हमें नजरअंदाज कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। अब इस गड़बड़ी से कौन निपटेगा? एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने असंतोष से कहा। ठीक है, अब ऐसा कहने का क्या मतलब है? शुरुआत में ओयान तियान हमारे प्रति बहुत विनम्र थे। इसके अलावा उनके पास अच्छी योग्यताएं हैं। हम केवल उनका समर्थन करते हैं। कौन जानता है कि आज उनकी यह स्थिति होगी? आगे बात करते हैं कि आगे क्या करना है। हाँ, हमारे परिवार पर खूनी भाड़े की रेजिमेंट का बदला कभी नहीं रुका है। इसके अलावा एक बढ़ती प्रवृत्ति है। हाल ही में ऐसा लगता है कि एक और भाड़े की रेजिमेंट उलझ गई है। इसकी ताकत अधिक मजबूत है। अब ओयान तियान बीमार है, कौन समग्र स्थिति का समर्थन करेंगे? भले ही वो बीमार न पड़े, ये बेकार है। यह उसके बेटे के कारण हुआ है, जो बेकार है। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी ताकत वापस चली गई थी। उसने खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लिए कुछ नहीं किया। यह मामला हमेशा सुलझाया जाना है। अब ओयान तियान हमारा बचाव कर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कौन कहता है कि कोई रास्ता नहीं है? ओयान तियान हमारा बचाव करता है, हम किसी और को ढूंढ सकते हैं। लोग कुछ देर तक एक दूसरे की ओर देखते रहे और उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते रहे जो बात कर रहा था। वो इन बुजुर्गों में सबसे वरिष्ठ थे और उनकी ताकत भी सबसे मजबूत थी। वो बड़ा था। बूढ़े व्यक्ति ने भीड़ को अपनी ओर देखते हुए देखा और कहा, ओयान तियान काफी अच्छा नहीं है। उसने परिवार के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हमें परिवार के भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। आपका क्या मतलब है? ओयान तियान की क्षमता पर्याप्त नहीं है। उसका बेटा भी बेकार है। जाहिर है वो इस पर भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि उसका एक छोटा भाई है जो उसका वंश भी है ना? बूढ़े ने कहा। आपका मतलब ओयान जोग है? किसी ने कहा। हाँ, वह है। मुझे लगता है कि इस समय ऊपरी पद पर उसकी मदद करना जरूरी है। उसके सामने और हमारी मदद के साथ परिवार की मौजूदा कठिनाइयों को हल करना असंभव नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। उनकी बातें सुनकर कुछ लोगों की आंखें चमक उठी और कुछ लोग विचारमग्न हो गए। बेशक ओयान जोग जानता है कि वो ओयान तियान का भाई है। परिवार का मुखिया न बनने का एक कारण यह है कि वो व्यवस्थित रूप से बड़ा हुआ। दूसरा ये कि उसकी क्षमता ओयान तियान जितनी अच्छी नहीं है और उसका स्वभाव थोड़ा नर्म है। ऐसा व्यक्ति ओयान के परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकता है? तो यह ओयान तियान सिंह था। बेशक इसके अलावा ओयान जोग की एक और पहचान है, वह है बुजुर्ग की भतीजी और दामाद। उन्होंने कई साल पहले बुजुर्ग की भतीजी से शादी की थी। अब बुजुर्ग ने ऐसी राय रखी है। ये कहना मुश्किल है कि इसमें कोई निजी कारण है या नहीं। हालांकि बड़े के साथ संबंध के बावजूद ओयान जोग वास्तव में एक योग्य उम्मीदवार है। उसके पास कोई योग्यता नहीं है और वो स्वभाव से कमजोर है, इसलिए वो केवल इन बड़ों पर भरोसा कर सकता है। इस तरह शुभंकर बनने की बजाय इन लोगों के पास फिर से सत्ता होगी। मैं बुजुर्गों की राय से सहमत हूँ। परिवार के मुखिया के पद पर कब्जा किया जाना चाहिए। अब ओयान तियान स्पष्ट रूप से इतना सक्षम नहीं है, इसलिए उसे पद छोड़ देना चाहिए और अधिक सक्षम लोगों को ऊपर जाने देना चाहिए। दृश्य शांत होने के बाद कुछ समय के लिए एक व्यक्ति था जो सामान्य समय में बड़े के बहुत करीब था।
बुजुर्ग ने संतुष्टि के साथ एक दूसरे को देखा और फिर उनके विचारों को सुनने के लिए घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। मैं सहमत हूँ, हम परिवार की भलाई के लिए ऐसा करते हैं। ओयान त्यान परिवार के लिए इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर पाया है, इसलिए उसे पद छोड़ देना चाहिए। दूसरा तुरंत सहमत हो गया। हाँ मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। घटनास्थल पर मौजूद अन्य सभी लोग बाद में सहमत हुए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ओयान जो के उदय से सबसे अधिक लाभ जिस बुजुर्ग को मिलता है वो बुजुर्ग है, उन्हें भी इससे लाभ होगा। अब कोई शक्ति न होने की तुलना में ओयान त्यान द्वारा बचाव किया जाना बेहतर है, तो सभी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। जब बुजुर्ग ने घटनास्थल पर सभी लोगों के बयान देखे तो वो बहुत संतुष्ट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब हर कोई ऐसा सोचता है तो आइए इस पर चर्चा करें और आगे क्या करें। दूसरी तरफ ओयान तियान जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, जाहिर तौर पर नहीं जानता कि बुजुर्ग योजना बना रहे हैं कि उसे मालिक की स्थिति से कैसे हटाया जाए। हालांकि वो नहीं जानता था कि बुजुर्ग क्या कर रहे थे। वो ये भी सोच सकता था कि जो बुजुर्ग अकेले रहने के लिए तैयार नहीं थे, वे इस बार बीमार होने पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पिताजी, आप कैसे हैं? ओयान तियान के अस्पताल के बिस्तर के पास ओयान जिंगवेन चिंतित चेहरे के साथ अपने पिता को देख रहा है। ओयान जिंगवेन की चिंता दिखावा नहीं है, वो अब सचमुच चिंतित है। चाहे वो पहले किसी भी बड़ी मुसीबत में भी क्यों न हो, वो इतनी चिंता नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता ही उसके सबसे बड़े समर्थक हैं। जब तक उसके पिता ठीक है, वो किसी भी बड़ी मुसीबत में भी ठीक रहेगा। केवल इस बार उनके पिता स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से बीमार और पीले पड़ गए थे। हालांकि उसने उसे थोड़े समय से नहीं देखा था। ओयान जिंगवेन को लगा कि उसके पिता अचानक 10 साल से अधिक उम्र के लग रहे थे, जिससे वो बहुत चिंतित और डरा हुआ था। एक बार उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी जादुई प्रतिभा लोगों को नहीं जगाई है, उन्हें नहीं लगता कि उनका जीवन बेहतर होगा। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया की स्थिति के बावजूद वो जरूरी नहीं कि सुरक्षित बैठे। जाहिर है, अब तक ओयान जिंगवेन ने सोचा था कि पद उसका अपना होना चाहिए, बस समय की बात है। अपने बेटे के चेहरे पर चिंता देखकर ओयान त्यान को आखिरकार राहत मिली। हालांकि अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर उसने भौहें सिकोड़ ली और चिल्लाया, तुम क्यों रोती हो? मैं अभी मरा नहीं हूँ, बाहर जाओ, मुझे यहाँ गुस्सा मत दिलाओ। ओयान तियान की पत्नी ओयान जिंगवेन की मां आंसुओं के साथ खड़ी हो गई। वो सिर्फ एक महिला का परिवार था। अब जब ओयान तियान बीमार थी तो उसे लगा कि आसमान टूट गया है और उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो ओयान जिंगवेन से भी अधिक घबराई हुई थी। अपनी पत्नी को बाहर जाते देखकर और अब रोना नहीं सुनने पर ओयान तियान का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 716 बोरियत दूर करने के लिए शराब पीना। चिंता मत करो, मैं मर नहीं सकता, ओयान तियान ने अपने बेटे से कहा। ओयान जिंगवेन का चेहरा अभी बेहतर हो गया है, ओयान तियान ने आगे कहा। हालांकि कम समय में ठीक होना असंभव है। इस समय के दौरान मैं केवल बिस्तर पर लेट सकता हूँ और खुद को विकसित कर सकता हूँ। मेरा परिवार हाल ही में बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए। हमेशा की तरह लापरवाह मत बनो। मैं देख रहा हूँ, मैं सावधान रहूंगा। जब ओयान जिंगवेन ने अपने पिता की बातें सुनी तो वो थोड़ा उदास हो गया। जाहिर है, इस बार उनके पिता की चोट उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। अपने पिता के कमरे से निकलने के बाद ओयान जिंगवेन का मूड खराब था। वो चिंतित था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वो जानता है कि अपने पिता के बिना वो कुछ भी नहीं है। इसलिए ओयान जिंगवेन जो चल रहा है और चीजों के बारे में सोच रहा है, वो लगता है कि उसे कंधे पर थपथपाया गया है। वो आमतौर पर बहुत अहंकारी होता है। अब उसका मूड खराब है। वो गुस्से से पलटकर देखना चाहता है कि इस वक्त कौन इतना लापरवाह है कि खुद को भड़का रहा है। स्टार टेक्स्ट, आपके साथ क्या मामला है? पीछे वाले व्यक्ति ने ओयान जिंगवेन की क्रोधित अभिव्यक्ति देखी, जो आश्चर्यचकित लग रहा था। किसने तुम्हें मुझे गोली मारने के लिए कहा? हालांकि दूसरे पक्ष का रवैया अच्छा है और वो ओयान जिंगवेन को जानता है। ओयान जिंगवेन जो अच्छे मूड में नहीं है, इतना नियंत्रण नहीं कर सकता है और सीधे दूसरे पक्ष को फटकार लगाता है। ठीक है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने बस तुम्हें बुरे मूड में देखा था। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या हुआ था। चेहरा शर्मिंदा सा लग रहा था। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि मैं अच्छे मूड में हूं या नहीं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अब मुझे उत्तेजित न करें, अन्यथा मैं असभ्य नहीं बनूंगा। ओयान जिंगवेन आमतौर पर अहंकार में लिप्त रहता है। इस परिवार में उन्हें किसी बात का डर नहीं है। अपने पिता को छोड़कर जो उसे थोड़ा डराते हैं, वो दूसरों पर ध्यान नहीं देता। और उसके सामने वाले व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से उसे बहुत दुखी किया। इसलिए भले ही वो उसका चचेरा भाई था, उसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हाँ, यह ओयान जिंगवेन का चचेरा भाई है। हाउटियन शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक के रूप में ओयान परिवार का पैमाना बड़ा होना चाहिए। ओयान तियान की वंशावली के अलावा कई शाखाएं हैं। हमारे सामने जो युवक है वह एक शाखा है। हालांकि शाखा की स्थिति उच्च नहीं है और यह हमेशा वंश के आधार पर मौजूद होती है। इसलिए ओयान जिंगवेन सामान्य समय में उन शाखाओं के रिश्तेदारों के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि बुजुर्गों के लिए भी बहुत सम्मान नहीं है। वर्तमान पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दें। वर्तमान में यह व्यक्ति ओयान जिंगवेन के निकट एक शाखा में एक युवा व्यक्ति है। उनके दादा प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य हैं और वो ओयान जिंगवेन की अधिक चापलूसी करते हैं। तो ओयान जिंगवेन कभी कभी एक दूसरे के साथ खेलेंगे। हालांकि उसका रवैया अभी भी सम्मानजनक नहीं है, इसलिए वो अधिक सामान्य है। मेरा नौकर थोड़ा बेहतर है। जब उस आदमी ने ओयान जिंगवेन की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखी। ओयान जिंगवेन के शब्दों ने किसी का चेहरा नहीं बचाया। तब उसने सोचा कि ओयान जिंगवेन का उसके प्रति रवैया इससे ज्यादा बेहतर नहीं था और उसका दिल और अधिक क्रोधित हो गया। हालांकि जब मैं अपने कार्य के बारे में सोचता हूँ, भले ही मुझे दोबारा गुस्सा आता हो, मैं अपने चेहरे पर कोई संकेत नहीं दिखाता, बल्कि अधिक खुशी से मुस्कुराता हूँ। जिंगवेन, ऐसा मत करो, मुझे भी तुम्हारी परवाह है। अन्यथा मैं तुम्हारे साथ बार में शराब पीने जाऊंगा और पीने के बाद सो जाऊंगा।
चिंता की कोई बात नहीं है। अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ उन्होंने ओयान जिंगवेन से कहा। मूड नहीं है, मत जाओ, ओयान ने मना कर दिया। अब उसके पिता बीमार हैं और वो फूल वाइन के लिए बाहर जाने के मूड में नहीं है। चलो चलते हैं, हम आज बाहर नहीं जाएंगे। मैं अपने चाचा के बारे में जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम बाहर जाने के मूड में हो। बस मेरे पास जाओ और अपनी भाभी से हमें बुलाने के लिए कहो, कुछ खाना। चलो कुछ पीते हैं, आदमी ने कहा था। उनकी बातें सुनकर ओयान जिंगवेन, जो जाना नहीं चाहता था, थोड़ा झिझक गया। अब उसका मूड सचमुच खराब है। शराब पीना और उसकी चिंताओं को दूर करना एक अच्छा विचार है और उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि वो शराब नहीं पीता है तो घर वापस जाने पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो अभ्यास नहीं करना चाहता। क्या वह अकेले शराब पीने वापस जा सकता है? इस आदमी के साथ शराब पीना बेहतर है। चलो संकोच मत करो। ये देखकर कि ओयान जिंगवेन झिझक रहा था, आदमी ने जल्दी से कहा, आप भी अपनी भाभी के कौशल का स्वाद ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये बाहर के रेस्तरां में शेफ से भी बदतर नहीं है। ये ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं पी सकता। ओयान जिंगवेन ने कहा कि उनके पिता अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर है। इस समय यदि वो जानता है कि वो नशे में है तो उसे अनुशासित किया जाना चाहिए। चिंता मत करो, ज्यादा मत पियो। इसलिए वे एक साथ ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई के निवास पर आए। वो आदमी लापरवाह लग रहा था और ओयान जिंगवेन को हॉल में ले गया। इस समय हॉल में एक आदमी लग रहा था। उस आदमी को पता ही नहीं चला कि कोई आ रहा है। खुबानी, जाओ और कुछ व्यंजन ले आओ। आज मैं जिंगवेन के साथ अच्छा पेय पीऊंगा। ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने हॉल में दरवाजे की ओर पीठ किए हुए व्यक्ति से कहा। वो आदमी स्पष्ट रूप से तैयार नहीं था। अचानक आए आवाज से वो चौंक गया, फिर वो पलट गया। खूबसूरत चेहरे पर अभी भी कुछ डरे हुए भाव थे। मेरे पति, जब आप अंदर आए तो आपने कोई आवाज नहीं की, जिससे मैं डर गई। महिला की धीमी आवाज सुनाई दी और फिर उसने ओयान जिंगवेन को अपने बगल में देखा। उसका चेहरा और भी भयभीत था। मेहमान थे, इसलिए मैं शराब और सब्जियां तैयार करने जा रही हूँ। उसके बाद महिला हॉल से बाहर चली गई और ओयान जिंगवेन को उत्सुकता से देखा जब वो गलती से उसके पास से गुजर गई। कम से कम ओयान जिंगवेन ने ऐसा सोचा था। इस समय ओयान जिंगवेन थोड़ा चकित था। वो अभी अभी उस स्त्री की ओर आकर्षित हुआ था। हाल ही में उनके पिता का मूड खराब होने के कारण वो काफी समय तक मौज मस्ती करने के लिए बाहर नहीं गए थे। लेकिन वो स्त्री अभी अभी बहुत सुंदर हो गई थी और उसमें छोटे छोटे जैस्पर का आभास हो गया था। ऐसी महिला कुछ ऐसी थी जिसके साथ उसने पहले कभी खिलवाड़ नहीं किया था। साथ ही उसका शरीर गलत था। वे उत्सुक आंखें ओयान जिंगवेन को नशे में डाल देती है। हालांकि इस समय सुंदरता चली गई है, केवल सुगंधित स्वाद का झोंका रह गया है। ओयान जिंगवेन की अभिव्यक्ति उसके बगल में उसके चचेरे भाई ने उसकी आंखों में दिखाई। वो नाराज या गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। फिर उसने सीधे चेहरे से ओयान जिंगवेन से कहा, चलो जिंगवेन, पहले बात करते हैं और खुबानी की शराब और सब्जियां लाने का इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अगले दरवाजे वाले भोजन कक्ष में ले जाया जाएगा। ओह हाँ, ओयान जिंगवेन ने अभी अभी जवाब दिया। कुछ ने कहा, एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 717 शराब पीना और दूसरों को प्रोत्साहित करना। जब वे बातें कर रहे थे, वे शराब और सब्जियां लाने के लिए खुबानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चैट के दौरान ओयान जिंगवेन थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला लग रहा था। अधिकांश समय उसका चचेरा भाई ही बात कर रहा था, जबकि वो उस महिला की सुंदर उपस्थिति और सुंदर आकृति के बारे में सोचकर अचंभित था। बेशक ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई को इसका पता चला। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट अधिक मजबूत थी। आखिरकार ओयान जिंगवेन उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने चचेरे भाई से पूछा, वो महिला कौन थी जो अभी बाहर गई थी? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इसे कभी नहीं देखा? आपका मतलब खुबानी है? ओयान जिंगवेन को सिर हिलाते हुए देखकर चचेरे भाई ने कहा, वो मेरी उपपत्नी है जिसे हाल ही में स्वीकार किया गया है, इसलिए आपने उसे नहीं देखा है। ओयान जिंगवेन ने सिर हिलाया। आखिरकार रखेल बनाना वास्तविक पत्नी से विवाह करने के समान नहीं है। यदि एक वास्तविक पत्नी है तो सभी प्रकार के अनुष्ठान होंगे। इस चचेरे भाई की असली पत्नी ओयान जिंगवेन ने इसे देखा है, जाहिर तौर पर सिर्फ उसी ने नहीं। यदि आप एक उपपत्नी लेना चाहते हैं तो यह आसान हो जाएगा। कई लोग तो कोई समारोह भी नहीं करते। यहाँ तक कि अगर आपने शादी के कमरे में शराब पी है तो भी आप पत्नी और उपपत्नी की स्थिति के बीच अंतर देख सकते हैं। और ओयान जिंगवेन को आखिरकार समझ में आ गया कि उसने खुबानी को पहले क्यों नहीं देखा था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसका बेकार चचेरा भाई इतना भाग्यशाली था कि उसने इतनी सुंदर उपपत्नी से शादी की जिसने उसे लालची बना दिया। जल्द ही खुबानी दिखाई दी। उसके पीछे कई नौकर लड़कियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक डिश थी। जिंजे मेज पर आती है और नौकरानी के हाथ में रखे सारे बर्तन मेज पर रख देती है। इस समय ओयान जिंगवेन की आंखें जिंजर को घूर रही थी। उसे खुद पता नहीं चला, उनका व्यवहार बहुत ज्यादा रहा है। उसके चचेरे भाई और जिंजर दोनों को स्पष्ट रूप से पता चला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। केवल जिंजर थोड़ा शर्माता है। जब खुबानी ने सारी शराब और सब्जियां खत्म कर दी तो उस पर कर्ज बकाया हो गया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने उसे पकड़ लिया और उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और कहा, खुबानी कृपया मत जाओ, बैठ जाओ और हमारे साथ ड्रिंक करो। क्या यह उचित नहीं है? खुबानी ने ओयान जिंगवेन की ओर देखा और कहा, आखिरकार पुरुष और महिलाएं एक ही टेबल साझा नहीं कर सकते। हालांकि यह तलवारों और जादू की दुनिया है। ओयान जैसे बड़े परिवार में महिलाओं की स्थिति अभी भी अपेक्षाकृत कम है। वे पुरुषों के साथ एक ही मेज पर नहीं बैठ सकती। उपपत्नी के रूप में खुबानी की स्थिति की तो बात ही छोड़ दें, जो कि और भी कम है। कुछ गलत नहीं है भाभी, बैठो और अपने साथ खाओ भाभी। ओयान जिंगवेन ने कहा कि वो किसी उपपत्नी को अपनी भाभी नहीं कह सकते, खासकर जब वे किनारे पर हों। हालांकि आज मैंने जो खुबानी देखी वो वास्तव में बहुत लंबी है, जिससे ओयान जिंगवेन का दिल थोड़ा उत्तेजित हो गया और उसका मुंह स्वाभाविक रूप से मीठा हो गया।
आप देखते हैं जिंगवेन के साथ कोई समस्या नहीं है, बस बैठ जाओ, शराब मत पियो और 2 गीत गाओ, अन्यथा हमारे 2 बड़े आदमी बातचीत करने के लिए बहुत ऊब गए हैं, ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने कहा। तो ठीक है, ये हो सकता है कि ओयान जिंगवेन का मीठा मुंह उसे खुश करता है, या कि वो अपने पति से आश्वस्त है कि खुबानी कभी भी रहने से इनकार नहीं करती है। ओयान जिंगवेन ये देखकर बहुत खुश है कि जिंगर वास्तव में रह रहा है, और जिंगर भी बहुत समझदार है। वो अपने पति और ओयान जिंगवेन को शराब पिलाने में मदद करता है और उसे खुश करने के लिए 2 गाने गाता है। ओयान जिंगवेन और उनके चचेरे भाई दोनों बहुत खुश हैं। और ओयान जिंगवेन भी अस्थायी रूप से अपने पिता, उनकी परेशानियों और उनके चचेरे भाई और जिंगे के बारे में एक सुखद बातचीत भूल गए। ऐसा लगता है कि ओयान जिंगवेन का चचेरा भाई बहुत ज्यादा शराब नहीं पीता है। लगभग आधे घंटे के बाद वो सीधे शराब की मेज पर नशे में गिर गया और उठ नहीं सका। और ओयान जिंगवेन भी इस समय थोड़ा नशे में है और उसकी नजर में खुबानी अधिक सुंदर है। मेरे पति सच में है, मैं नहीं पी सकती, लेकिन मैं बहुत पीना चाहती हूँ। जिंगर अपने पति को धक्का देती है, लेकिन दूसरे पक्ष की अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, बस धीमी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदाती है और स्पष्ट रूप से नहीं देखती है। चचेरा भाई नशे में है, आओ और मेरे साथ पियो, भाभी। ओयान जिंगवेन खुबानी को देखता है और कहता है, जैसा कि कहा जाता है, शराब लोगों को साहसी बनाती है। ओयान जिंगवेन ने इस समय बहुत शराब पी रखी है, इसलिए उनमें अधिक साहस है। जब वो बोलता है तो खुबानी को छूने के लिए आगे बढ़ता है। खुबानी का इरादा टालने का नहीं था, लेकिन उसने कातर चेहरे के साथ कहा, मास्टर जिंगवेन, कृपया अपना सम्मान करें, मेरे पति अभी भी यहाँ है। आप उस कचरे के साथ क्या कर रहे हैं? वो नशे में है और नहीं उठेगा, चिंता मत करो। ओयान जिंगवेन ने कहा, चलो गिलास उठाओ, चलो एक पीते हैं। जिंजे ऊपर देखती है और उसकी आंखों में कुछ पानी है। वो ओयान जिंगवेन को देखती है और कहती है, युवा मास्टर जिंगवेन, आप मुझे नहीं पीना चाहते, मैं इसे एक कप में डाल दूंगी। कैसे? ओयान ने कहा, मैं बस अपनी भाभी के साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने पति की जगह लूंगी और मास्टर जिंगवेन के साथ ड्रिंक करूंगी। खुबानी ने अपने पति का गिलास उठाया और ओयान जिंगवेन से कहा। ओयान जिंगवेन बहुत खुश था, लेकिन जब वो अपना गिलास चटकाने ही वाला था, तो उसने अचानक कहा, रुको, चलो ऐसे ही पीते हैं। जैसा कि उसने कहा, उसने जिंजे का हाथ लिया और गिलास पकड़कर उसे पार कर लिया। जिंजे के चेहरे पर लाल रंग अधिक स्पष्ट था। ओयान जिंगवेन मुश्किल से आकर्षक लुक को नियंत्रित कर सकी। युवा मास्टर जिंगवेन, क्या ये शराब का प्याला नहीं है? खुबानी ने धीमी आवाज में कहा। ये सिर्फ एक पे है, चलो इसे पीते हैं, ओयान जिंगवेन ने कहा। खुबानी और क्या कहना चाहती है? वहां पर ओयान जिंगवेन पहले ही अपने गिलास में शराब पी चुका है। खुबानी को अपने गिलास में शराब पीनी है, उसकी शराब पर्याप्त नहीं है। एक गिलास वाइन के बाद उसकी त्वचा थोड़ी लाल हो जाती है, लेकिन यह अधिक आकर्षक होती है। आखिरकार ओयान जिंगवेन इसमें मदद नहीं कर सकता। वो उस हाथ को पकड़ लेता है जिसे जिंजे छोड़ना चाहता है। जैसे ही वो कड़ी कोशिश करता है और जिंगर धीरे से चिल्लाता है, वो पहले से ही ओयान जिंगवेन की बाहों में है। मास्टर जिंगवेन, आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे जाने दो, जिंजे ने संघर्ष करते हुए कहा, लेकिन उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कमजोर थी या इसलिए कि वो बहुत अधिक ताकत का उपयोग नहीं करना चाहती थी। जिंगा, तुम बहुत सुंदर हो, मैं पहली नजर में तुम पर मोहित हो गया था। मुझे तुम्हें चूमने दो, मैं वादा करता हूँ। ओयान जिंगवेन ने कहा कि वो खुबानी को चूमना चाहता था। ओयान का मुंह बंद करने के लिए जिंगा का हाथ है और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 718 आप क्या कर रहे हैं? हालांकि जिंगा अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ओयान जिंगवेन पर उसकी आंखें उत्तेजना से भरी हैं। इसके अलावा वो ओयान जिंगवेन को अब और धक्का नहीं देती है, लेकिन वो उसे पकड़ना चाहती है। मेरी भाभी को क्या परेशानी है? मेरी भाभी ही खेलती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। ओयान जिंगवेन अब अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करते हैं। जिंजे के सामने उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन मेरा पति पास ही है, वो जानता है कि वो मुझे मार डालेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, खुबानी ने दयनीयता से कहा। वो हिम्मत करता है, ओयान जिंगवेन ने कहा, चिंता मत करो, अगर वो जानता भी है तो भी वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा, शायद वो तुम्हें मुझे दे देगा। ओयान जिंगवेन ने ऐसा कहने का साहस क्यों किया? इसका कारण यह है कि उसका चचेरा भाई उसके प्रति बहुत विनम्र है, यहाँ तक कि उसकी चापलूसी भी करता है, और वो खुद एक उपपत्नी के साथ खेलता है, वो उसे चेहरा देना है। और तो और, जब ओयान जिंगवेन ने इस समय जिंगा का प्रदर्शन देखा, तो उन्हें भी लगा कि जिंगा को अपनी पहचान के कारण ही खुद में दिलचस्पी थी। लेकिन खुबानी और क्या कहना चाहती है? उसका मुंह ओयान जिंगवेन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। बाद में ओयान जिंगवेन उसे पकड़कर अगले बिस्तर पर चला जाता है। ओयान जिंगवेन बिस्तर पर खुबानी डालने के लिए अधीर है और फिर वो तुरंत उस पर डाल देता है। फिर वो मानव कपड़ों को समझने में अच्छा है और जल्द ही खुबानी उतार देता है। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े उतारता है और खुबानी पर डाल देता है। ओयान जिंगवेन, जो केवल जिंगा पर ध्यान केंद्रित करता था, को यह नहीं पता चला कि जब उसने जिंगा को लाल आंखों से बिस्तर पर दबाया तो उसके पीछे शराब की मेज पर बेहोश चचेरा भाई जो नशे में था, पहले ही बैठ चुका था। इस समय उनका चेहरा सामान्य था और आंखें साफ थी, और कहाँ वो थोड़ा नशे में था। ओयान जिंगवेन, तुम क्या कर रहे हो? जब ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने बिस्तर पर दृश्य देखा तो वो तुरंत अपनी आंखें फाड़कर चिल्लाया। तेज आवाज ने तुरंत उन 2 लोगों को जगा दिया जो पहले से ही भ्रमित थे। इस चिल्लाहट से ओयान जिंगवेन को सदमा लग गया। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अचानक नीचे से आए धीमी आवाज से वो चौंक गया। वो तुरंत क्रोधित हो गया, भले ही यह उसकी अपनी गलती थी या नहीं। तुम क्या चिल्ला रहे हो? तुम लोगों को डरा कर मारना चाहते हो? ओयान जिंगवेन आमतौर पर अपने चचेरे भाई पर ध्यान नहीं देता है,
इस समय वो इतना डरा हुआ है कि उसके पास अपने चचेरे भाई के लिए कोई अच्छा चेहरा नहीं है। हालांकि उसका चचेरा भाई, जो सामान्य समय में उसके सामने ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता, इस समय उसके चेहरे पर डर और पीछे हटने का जरा भी भाव नहीं है। वो ओयान जिनगुएन को गुस्से से देखता है और कहता है, ओयान जिनगुएन, तुम एक जानवर जितने अच्छे नहीं हो, मैं व्यर्थ ही तुम्हारे प्रति इतना विनम्र हूँ, और तुमने इतना भयानक काम किया है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ओयान जिनगुएन को थोड़ा अनुचित लगा। इस समय खुबानी, जो बिस्तर पर दबी हुई थी और ओयान जिनगुएन की हरकतों में सहयोग कर रही थी, अचानक रो पड़ी। वो बिस्तर से उठी, अपने सामने स्प्रिंग लाइट को ढकने के लिए एक पोशाक उठाई और रोते हुए अपने पति के पास भागी। पति, आपको जिंगवेन युवा मास्टर के लिए निर्णय लेना होगा। वो जिंजे को धमकाना चाहता है। जिंजे विरोध कर रहा है, लेकिन जिंगे की ताकत जिंगवेन युवा मास्टर जितनी मजबूत नहीं है। सौभाग्य से आप समय रहते जाग जाएं, अन्यथा जिंगे को ऐसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो जिंगे के पास जीने के लिए कोई चेहरा नहीं है। खुबानी का बेटा तुरंत अपने पति की बाहों में गिर जाता है, रोता है और दयनीय रूप से कहता है, प्रिय खुबानी, ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह इस जानवर के समान नहीं है, ये तुम्हारी भाभी है, चिंता मत करो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने अपनी उपपत्नी को सांत्वना दी। इस समय दूसरी तरफ ओयान जिंगवेन, चाहे वो कितना भी भ्रमित क्यों न हो, कुछ न कुछ जानता है। हो सकता है कि उसे अमर छलांग मिली हो, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वो उससे बाहर मिला था, बल्कि अपने ही घर में मिला था, जिसके बारे में उसने पहले नहीं सोचा था। हालांकि उसे ज्यादा डर नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि दोनों व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने ओयान जिंगवेन को गहरे अर्थ के साथ पढ़ने के बाद चाकू निकाल लिया। तुम क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। ओयान जिंगवेन ने देखा कि उसने खंजर निकाल लिया और सीधे पीछे हट गया। ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने इस आंदोलन को देखा और उसे घृणापूर्वक देखा। फिर उसने अचानक अपने हाथ को खरोचने के लिए खंजर का इस्तेमाल किया। घाव गहरा नहीं था, लेकिन खून तुरंत बह गया। ओयान जिंगवेन एक दूसरे को कुछ संदेह से देखते हैं और नहीं जानते कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। आपको किस प्रकार की उत्तेजना मिली? हालांकि इससे पहले कि ओयान जिंगवेन ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसका चचेरा भाई ओयान जिंगवेन के सामने खंजर फेंकता है और फिर चिल्लाता है, चलो आओ मदद करो, ओयान जिंगवेन मारने जा रहा है। ओयान जिंगवेन ने एक दूसरे को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा। वो सचमुच स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी ऐसा करेगी। हालांकि वो बहुत देर तक स्तब्ध नहीं रहा। जब वो निकलना चाहता था तो इस कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। फिर लोगों का एक समूह उस आदमी के साथ अंदर आया। उसके चचेरे भाई के चिल्लाने से लेकर अब तक ज्यादा सांसें नहीं चल रही थी। इतने सारे लोग दौड़ पड़े, जाहिर तौर पर दूसरा पक्ष तैयार है। हालांकि ओयान जिंगवेन स्पष्ट रूप से इतना कुछ नहीं सोच सकता है। वो बहुत चतुर नहीं था और अब वो अपने चचेरे भाई की युक्तियों से भ्रमित हो गया है। कुछ देर तक वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। अब वो बहुत सारे लोगों को अंदर आते देखता है और उसके हाथों में अभी भी हथियार है। वो अपने आप को बुरी दृष्टि से देखता है। ओयान जिंगवेन डरता है। इसके बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे जमीन पर पड़ा खंजर उठा लिया, हाथ में ले लिया और डर के मारे आगंतुक की ओर देखने लगा। आप क्या कर रहे हो? ओयान जिंगवेन ने पूछा, और इस समय उन्होंने ये भी पहचाना कि बाद में आने वाले लोगों में से सबसे पहले ओयान परिवार के बुजुर्ग थे और कई अन्य बुजुर्ग भी उनके पीछे आए। ऐसी स्थिति देखकर ओयान जिंगवेन स्पष्ट रूप से घबरा गए थे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ में खंजर लिए हुए ओयान जिंगवेन की ओर देखा। वो जानता था कि ओयान जिंगवेन क्या कर सकता है। अब उसके हाथ में एक अतिरिक्त खंजर है जो किसी काम तो नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। बड़े, आप ठीक समय पर यहाँ आए हैं। ओयान जिंगवेन मुझे मारने जा रहा है। आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। ओयान जिंगवेन का चचेरा भाई इन लोगों को अंदर आते देखने के बाद जल्दी से अपनी उपपत्नी को लेकर उनके पास गया। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। बेशक उसकी आंखों के नीचे का गर्व भी कई लोगों ने देखा था। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 719 आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो लोग अंदर आए उन्होंने ओयान जिंगवेन को न देखने का नाटक किया। भले ही उन्होंने उसके चचेरे भाई की आंखों में रंग देखा हो, उनमें से प्रत्येक ने ओयान जिंगवेन को करीब से देखा और उनकी आंखों में अस्पष्ट अर्थ चमकने लगे। क्या हुआ? इसी समय दरवाजे से एक आवाज आई और फिर ओयान जोग की आकृति सभी लोगों की आंखों के सामने आ गई। उनका फिगर देखकर ओयान जिंगवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने जल्दी से कहा, अंकल मेरी मदद करो। बड़ों की तुलना में ओयान जिंगवेन को स्पष्ट रूप से ओयान जोग पर अधिक भरोसा है। आखिरकार ओयान जोग उसके पिता का भाई है और निश्चित रूप से उसके साथ खड़ा रहेगा। स्टार टेक्स्ट, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हो रहा है? उसके हाथ में चाकू है। ओयान जोग ओयान जिंगवेन को देखकर आश्चर्यचकित लगता है। जब ओयान जिंगवेन ने ओयान जोग की बातें सुनी तो वो पहले तो दंग रह गए और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उसने झट से अपने हाथ में खंजर फेंक कर कहा, चाचा, यह वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये तो ऐसा ही है। मुझे इसके बारे में बात करने दो। ओयान जिंगवेन के चचेरे भाई ने उनकी बात छीन ली और कहा, आज मैंने देखा कि युवा मास्टर जिंगवेन बुरे मूड में थे, इसलिए मैंने उन्हें पीने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से यह आदमी एक जानवर से बेहतर है। जब मैं नशे में था तो वो ऐसा करना चाहता था। मेरी उपपत्नी जिंजे के साथ कुछ गलत हुआ। जिंजे ने कड़ी लड़ाई की, लेकिन वो उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सौभाग्य से जब वे लड़े तो मैं स्वाभाविक रूप से जाग गया था। हालांकि मास्टर सितारों को यह नहीं पता था उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी। या अभी चैट सार्वजनिक नंबर खोजे। मरी 66, आप अकेले हैं। आपकी छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 720 ओयान तियान की उपस्थिति हो। राजकुमार भी आम लोगों के समान ही अपराध करता है। ये तो कहना ही नहीं कि आप केवल परिवार के उत्तराधिकारी हैं। आपकी उपाधि किसी भी समय छीनी जा सकती है। आपने जो किया है उसके अनुसार आप अब इस योग्य नहीं है परिवार का उत्तराधिकारी होने का। बुजुर्ग ने ओयान जिंगवेन को ठंडे स्वर में कहा।
आप एक बुरे आदमी हैं। आप मेरे उत्तराधिकारियों को उपाधि से कैसे वंचित कर सकते हैं? ओयान जिंगवेन ने बुजुर्ग की नाक की ओर इशारा किया और उसे डांटा। इस परिवार में वो बस अपने पिता से थोड़ा डरता था। दूसरे लोगों के लिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि चीजें इतनी अचानक हुई कि वो थोड़ा घबरा गया था। अब इतने लोगों का सामना करते हुए वो शांत हो गए हैं। वो इन लोगों पर विश्वास नहीं करता है और वास्तव में उनके साथ शुरुआत करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उनके पिता परिवार के मुखिया ओयान तियान है। ऐसा लगता है कि ओयान जिंगवेन भूल गए हैं कि इस समय उनकी सबसे बड़ी निर्भरता यह है कि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अलावा खूनी भाड़े की रेजिमेंट के मामलों के कारण उनके पिता की प्रतिष्ठा में भी बहुत गिरावट आई है। ये बुजुर्ग पहले से ही उसके पिता के बारे में एक राय बना चुके हैं, इसलिए उन्हें उसके पिता की पहचान की परवाह कैसे हो सकती है? बेशक अगर ओयान तियान को पता होता कि आज रात की घटनाओं को बड़े लोगों और अन्य लोगों द्वारा जानबूझकर आयोजित किया गया था, तो वो इतना आश्वस्त और शांत नहीं हो सकता था। तुम अच्छे अच्छे ओयान तियान ने एक अच्छा बेटा सिखाया। मैं तुम्हें आज एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, देखते हैं कि क्या मैं हिम्मत करता हूँ। बुजुर्ग को इतने सारे लोगों के सामने ओयान जिंगवेन ने उसकी नाक पर इशारा करके डांटा था। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसका चेहरा खो गया है और उसका चेहरा लाल हो गया है। जिंगवेन, तुम इतने अज्ञानी क्यों हो? तुम बड़े से ऐसा क्यों कहते हो? बड़े से माफी मांगो, ओयान जोग ने एक तरफ कहा। मैं नहीं, ओयान जिंगवेन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, बहुत दूर। दोनों लगभग एक ही समय में शोर मचाते हैं और फिर बुजुर्ग ओयान जिंगवेन के पास जाता है। उसने मूल रूप से ओयान जिंगवेन से निपटने के लिए ये जाल बिछाया था। वो सिर्फ अपने उत्तराधिकारी की पदवी को त्यागना चाहता था। हालांकि यह ओयान जिंगवेन इतना निर्दयी है कि उसने खुद का खंडन करने का साहस किया। असभ्य होने के लिए उसे दोष मत दो। आप क्या कर रहे हो? ओयान जिंगवेन ने बुजुर्ग को अपने पास जाते देखा। उसका चेहरा भयंकर था और वो बहुत दोषी था। वो कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि बुजुर्ग ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और उनके आसपास के लोग, जिनमें ओयान जिंगवेन के चाचा ओयान जोग भी शामिल थे, का इरादा ओयान जिंगवेन की मदद के लिए आगे आने का नहीं था। इसके बजाय वे सभी ओपेरा देख रहे थे। आखिरकार ओयान जिंगवेन को डर और अनुचित महसूस हुआ। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छोटे जानवर, नरक में जाओ। बुजुर्ग अचानक भड़क गया और उसने ओयान जिंगवेन को मुक्के से मार डाला। मुट्ठी की विशाल छाया ने तुरंत ओयान जिंगवेन को अपने आगोश में ले लिया। पिताजी, मेरी मदद करो। ओयान जिंगवेन ने पाया कि उसे हिलाना बहुत मुश्किल था। वो केवल खुद को मुक्का मारते हुए देख सकता था। सबसे खतरनाक समय में उसने अपने पिता के बारे में सोचा। मेरे बेटे को किसने हिलाया? ओयान तियान की आवाज को अचानक याद आया कि ओयान जिंगवेन ने इसे सुनकर लगभग खुशी से रोया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता की आवाज इतनी मधुर होगी। जब ओयान तियान की आवाज सुनाई दी तो बुजुर्ग के गले पर हवा का झोंका आ गया। उसी समय कहीं से एक लता प्रकट हुई, जो ओयान जिंगवेन के पैर से बंधी हुई थी, उसे पीछे खींच रही थी। बुजुर्ग ने अचानक प्रकट हुई हवा के झोंके को देखा और चौंक गया। फिर वह घूमा और हवा के झोंके से बच गया। हालांकि उसने ओयान जिंगवेन का पीछा करने का सबसे अच्छा मौका खो दिया था। लेकिन जब बुजुर्ग खड़ा हुआ तो उसने पाया कि ओयान तियान ओयान जिंगवेन के बगल में दिखाई दिया था। पिताजी, क्या आप यहाँ हैं? वे मुझे मारने जा रहे हैं, ओयान जिंगवेन ने प्रसन्न चेहरे के साथ अपने पिता से कहा। केवल ओयान जिंगवेन को पता नहीं चला, इस समय ओयान तियान का चेहरा अधिक पीला था, उसकी सांसें अव्यवस्थित थीं और उसके शरीर का जादू स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव वाला था। जाहिर है उनकी गंभीर चोट पूरी तरह से ठीक नहीं थी, केवल इसलिए कि उनका बेटा खतरे में था। वो अपने गंभीर रूप से बीमार शरीर को घसीटकर यहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हिलाने की? ओयान तियान ने सड़क के पार लोगों से पूछा। ओयान जो मूल रूप से नर्म था, अब वो अपने भाई को प्रकट होते देखता है। हालांकि उन्हें पहले भी कई बुजुर्गों द्वारा गारंटी दी गई है, फिर भी उन्होंने इस समय एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। और बुजुर्ग उसके स्वभाव को नहीं जानता था और उस पर आशा नहीं रखता था। बड़े ने कहा, ओयांग तियान, तुम ठीक समय पर आए। देखो तुमने कितना अच्छा बेटा पढ़ाया है। उसने अपनी बर्बादी के बारे में बात नहीं की। उसने परिवार को भी बहुत परेशान किया। अब वो अपने चचेरे भाई की महिला का फायदा उठाना चाहता है। ये बेकार है। ठीक है, ये सिर्फ एक घटिया महिला है। मेरे बेटे को इसमें दिलचस्पी है, ये उसकी खुशी है। ओयांग ने ठंड में नाक सिकोड़ ली। ओयांग तियान, आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अगर वो एक सामान्य महिला है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही उसे मार दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो ओयान जिंगवेन की भाभी है। यही बात है आपके बेटे ने किया। ये लुवान लून है। इस तरह की बात यहाँ तक कि सामान्य परिवारों में भी, हमारे बड़े परिवार में तो दूर, एक बड़ा घोटाला है। एक अन्य बुजुर्ग ने भी आगे बढ़कर कहा। अब जब हम युद्ध में एक दूसरे से मिल चुके हैं तो कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए हताश होने का समय आ गया है। इसलिए लंबे समय से बातचीत कर रहे ये बुजुर्ग पीछे नहीं हटे हैं। आप क्या चाहते हैं? ओयांग तियान ने अपने सामने कई बुजुर्गों की ओर देखा और कहा कि इस समय उनकी चोट अच्छी नहीं है। जाहिर है वो इन लोगों के विरोधी नहीं थे। इसके अलावा उसके बेटे ने जो किया वो वास्तव में अपमानजनक बात थी और वो बहुत क्रोधित था। हालांकि भले ही वो फिर से क्रोधित हो, इस समय वो केवल अपने बेटे का बचाव कर सकता था। उनके उत्तराधिकारी की उपाधि समाप्त कर दी गई है। बुजुर्ग ने कहा, उसने मुझसे जो बातें कही उसके लिए बस अपना चेहरा देखो और भूल जाओ। जाहिर है बुजुर्ग इस मामले में ओयांग तियान पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। नहीं, आप नहीं कर सकते पिता, आप उनसे वादा नहीं कर सकते। जैसे ही ओयान जिंगवेन ने ये शर्त सुनी, वो इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सका। यदि वो उत्तराधिकारी का पद खो देता है तो उसकी स्थिति कम हो जाएगी। उसका पिछला अच्छा जीवन उससे कोसों दूर हो जाएगा। वो ऐसी बातें कैसे स्वीकार कर सकता है? ओयान तियान ने अपने बेटे की देखभाल नहीं की, लेकिन कुछ बुजुर्गों की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी भी मेरे बारे में कुछ राय है।
ओयान तियान को नहीं लगता कि इतने सारे लोग सिर्फ अपने बेटे से निपटने के लिए एक साथ आते हैं, न कि अपने बेटे को नीची नजर से देखने के लिए। यदि वे उससे निपटना चाहते हैं तो उन बुजुर्गों को बिल्कुल भी सामने आने की जरूरत नहीं है। जाहिर है उनका लक्ष्य न केवल उनका अपना बेटा है, बल्कि उनका अपना बेटा भी है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 721 ओयान तियान की मृत्यु। इतना खराब भी नहीं, बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, क्योंकि आपकी गलती बहुत बड़ी है और आपके पास वर्तमान पारिवारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप त्याग करें और नेक लोगों के सामने झुकें। ये भी परिवार की भलाई के लिए है। ओह त्याग, तो मैं वापस आ गया हूँ। ऊपर कौन है? क्या आप हैं? ओयान त्यान ने बड़े की ओर देखते हुए व्यंग्य के साथ कहा। बेशक, मैं खुद नहीं हूँ। मुझे अभी भी आत्मज्ञान है और मैं जानता हूँ कि मेरे पास इस परिवार का मुखिया बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर शांति थी। वो ओयान जोग की ओर मुड़ा, जो उसके बगल में था, और कहा, वो ये कर सकता है। भाई जोग, ओयान तियान ने अपने दिल में कहा कि यह अच्छा नहीं था। हालांकि पहले बुजुर्ग उनसे बहुत असंतुष्ट थे, फिर भी उन्हें अपनी स्थिति की चिंता नहीं थी। हालांकि अगर ये लोग अब ओयान जोग को वापस ले लेते हैं तो यह अलग होगा। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी स्थिति अस्थिर है। हाँ, यह वही है। ओयान जोग, बड़े ने कहा, वह आपका भाई है, आपका वंश भी है और परिवार के मुखिया का पद पाने के योग्य है। इसके अलावा हम सभी मानते हैं कि वह हमारे सामने परिवार के मुखिया की कठिनाइयों को हल कर सकता है। अपने भाई को अपनी ओर घूरते देख ओयान जोग बहुत घबरा गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, भाई, यह मेरा विचार नहीं है। मेरा इरादा आपकी स्थिति की जासूसी करने का नहीं है। सिर्फ वह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सही है? ओयान तियान अपने भाई को अच्छी तरह से जानता है। उन्हें अमीर आदमी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर वो सचमुच पूरे परिवार का बोझ उठाना चाहता है तो उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। बुजुर्ग और अन्य लोग भी ओयान जोग के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। हालांकि इस समय वे केवल ओयान जोग का समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा ओयान जोग जितना अधिक अक्षम होगा, ओयान जोग को नियंत्रित करना उनके लिए उतना ही अधिक अनुकूल होगा। तो बुजुर्ग ने कहा, बेशक, और मुझे विश्वास है कि वो इन बूढ़े लोगों के सुझावों का सम्मान करेगा। उसकी पीठ पीछे हमारी मदद से वो परिवार का मुखिया बन सकता है। मुझे डर है कि आप ओयान के परिवार के प्रभारी होंगे, मेरे भाई के नहीं। ओयान तियान ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी ओयान परिवार से हैं। हम सभी इस परिवार की भलाई के लिए समर्पित हैं। यदि आप अभी भी इस परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इससे बाहर निकलने के लिए पहल करें। मालिक की स्थिति, बड़े ने कहा। क्या होगा यदि मैं स्वयं नीचे न आऊं? ओयान तियान ने कहा। तो फिर असभ्य होने के लिए हमें दोष न दे। बुजुर्ग ने अपनी आंखों के आसपास के लोगों को देखा और ओयान तियान से कहा, लगता है तुम आज तैयार हो। ओयान तियान ने घटनास्थल पर सभी लोगों को देखा और जानता था कि आज इसके बारे में अच्छा होने का कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ओयान तियान गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ ताकत है जो घटनास्थल पर मौजूद लोगों के डरने के लिए काफी है। इसलिए, हालांकि हमने पहले भी चर्चा की है, इस समय कोई भी शुरू करने की हिम्मत नहीं करता है। हम एक भीड़। ओयान तियान ने बड़े बुजुर्ग की झिझक को देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानता था कि क्या ये लोग बाद में खुद से शुरुआत करने का साहस जुटा पाएंगे या नहीं, इसलिए जल्दी निकलना ही बेहतर है। ओयान जिंगवेन भी डरा हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि ये लोग खुद को मारना चाहते हैं, लेकिन अब उसे समझ आया कि उनका लक्ष्य उनके पिता थे और वो तो सिर्फ एक चारा था। वो नहीं जानता कि उसके परिवार के ये लोग कब अपने पिता और पुत्र के साथ ऐसा करने की हिम्मत करेंगे, इसलिए वो बहुत डरा हुआ है। वो जानता है कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो जल्दी निकलना चाहता है। भाई, मेरी बात सुनो। ये बात मैं पहले नहीं जानता था। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। ओयान जोग जल्दी से ओयान तियान के पास गया और कहा कि ऐसा लगता है कि वो अपने भाई से डरता है। बाद में उसने खुद से गणना की, इसलिए अब वो अपने भाई की समझ प्राप्त करना चाहता है। ओयान तियान भी अपने भाई को हेय दृष्टि से देखता है। वो डरपोक और अक्षम है। उसे सचमुच विश्वास नहीं होता कि उसने इसकी योजना बनाई है। हालांकि जाहिर है उसे छुआ गया होगा। वो इसमें भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। ओयान तियान ने पहले ही इसके बारे में अपने मन में सोच लिया है। इस घटना के बाद वो अपने भाई को अपने परिवार से दूर ले जाएगा और उसे उन दुकानों का कार्यभार संभालने के लिए दूसरे शहरों में जाने देगा। इस तरह खतरा कम रहता है, हालांकि खतरा उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओयान तियान ने कहा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, ओयान जोग ने प्रसन्न चेहरे के साथ कहा। ठीक ओयान तियान के शब्दों की तरह उसे अंततः अपनी चिंताओं को अपने दिल में छोड़ देना चाहिए। उसने उत्साहित होकर अपने भाई को प्रणाम भी किया। ओयान तियान अपने छोटे भाई को अपने दिल में और भी अधिक तुच्छ समझता था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पहले उस पर इतना ध्यान दिया था और उसका स्थानांतरण करना चाहता था। हालांकि उसने कब अपने छोटे भाई का तिरस्कार किया उसे पता नहीं चला। जब ओयान जोग सीधा हुआ तो उसने अपनी बाहों से एक खंजर निकाल लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओयान तियान ने अविश्वसनीय नजर से अपनी छाती पर खंजर को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक रहने वाला ये भाई ऐसा कुछ कर सकता है। भाई, मुझे दोष मत दो। इतने लंबे समय तक परिवार का मुखिया बनने की बारी मेरी है। ओयान जोग ने उग्र चेहरे के साथ कहा कि ओयान तियान ने पहले कभी नहीं देखा था। उस चेहरे में कुछ पागलपन और क्रूरता थी जो ओयान तियान ने पहले कभी नहीं देखी थी। जाहिर है घर के मालिक की स्थिति के प्रलोभन ने ओयान जोग को पागल बना दिया है और उसे अपने परिवार की परवाह नहीं है। भले ही आप परिवार के मुखिया हो, आप महज एक कठपुतली हैं, ओयान तियान ने कहा। मैं चाहूंगा ये हर समय आपके द्वारा दबाए जाने से बेहतर है, ओयान जोग ने कहा।
एक साथ ओयान तियान घायल हो गया है। इस समय बुजुर्ग ने खूब शराब पी और फिर उसने ओयान तियान की ओर भागने का बीड़ा उठाया। ओयान तियान गंभीर रूप से घायल हो गया। अब उसके दिल में उसके छोटे भाई ने छुरा घोंप दिया। यह एक अतिरिक्त चोट है, उसकी ताकत को बहुत नुकसान होगा और उसका जीवन किसी भी समय खतरे में पड़ जाएगा। स्पर्श ओयान तियान के चेहरे पर पागलपन का निशान था। उसके बाद उसने ओयान जो को एक हाथ से मारा और फिर बड़े से मिला। दुर्भाग्य से उनके प्रतिद्वंद्वी न केवल बुजुर्ग हैं बल्कि उनके आसपास के अन्य लोग भी हैं। इस समय वो दर्शक नहीं रहेंगे। उसी समय वे ओयान तियान पर हमला करते हैं। ये लोग एकजुट हैं, यानी स्वस्थ अवस्था में ओयान तियान जरूरी नहीं कि उनका प्रतिद्वंद्वी हो और वो गंभीर रूप से घायल हो। इसलिए ओयान तियान को सभी लोगों द्वारा मारे जाने में देर नहीं लगी। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 722 नई वाइन सूची। वो क्या करता है? बुजुर्गों में से एक ओयान तियान के पास है। ओयान जिंगवेन को देख रहा है जो डरा हुआ लगता है। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। ओयान जिंगवेन फुला और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, गिड़गिड़ाते हुए। इस समय उनकी नाक बह रही थी। उसे पहली बार लगा कि वो बहुत असुरक्षित है और उसके पिता, जो उसे इस समय सुरक्षा का एहसास दिला सकते थे, मर चुके थे। वो असहाय था और नहीं जानता था कि क्या करे। ओयान जिंगवेन अब जो कर सकता है वो दया की भीख मांगता रहेगा, यह आशा करते हुए कि उसके पिता की हत्या करने वाले हत्यारे खुद को जाने देंगे। उसे मार डालो, ओयान जोग ने सख्ती से कहा। इस समय उनमें अभी भी कायरता का आभास कहाँ है? नहीं। ओयान जिंगवेन रोया, अपना सिर हिलाया, अपने चाचा की ओर देखा और कहा, चाचा, आपने मुझे जाने दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पिता का बदला नहीं लूंगा। हालांकि ओयान जोग बिल्कुल भी नर्म दिल वाले नहीं है। वो खंजर लेता है जिससे उसके भाई को चोट लगी थी और ओयान जिंगवेन के पास जाता है। वो ओयान जिंगवेन को एक खतरे के रूप में नहीं छोड़ सकता। ऐसे में उनके परिवार के नेता की स्थिति स्थिर नहीं है। नहीं, कृपया मुझे मत मारो। ओयान जिंगवेन ने दौड़ने की हिम्मत खो दी है। घटनास्थल पर बहुत सारे लोग हैं, वो भाग नहीं सकता। जब ओयान जोग ओयान जिंगवेन के पास गया तो उसने अपने भतीजे को खंजर से मारने में संकोच नहीं किया। उसका चेहरा जरा भी नहीं बदला। ओयान जिंगवेन ने शुरू से अंत तक विरोध नहीं किया। उन्होंने भी चैट का सार्वजनिक नंबर खोजा। मरी 66, आप अकेले थे, आपकी छोटी बहन ने आपको फिल्म से गर्म कर दिया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 723 चोर कभी नहीं मरता। कोई बात नहीं, सब व्यवस्थित है मास्टर, उसने कहा। अब मास्टर वो न केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी व्यक्ति हैं, बल्कि हुआन फैंग के अलावा सबसे अधिक शक्ति वाले व्यक्ति भी हैं। यदि हुआन फैंग कारखाने में नहीं है तो वो कारखाने में हर चीज का प्रभारी है। और हुआन फैंग को धीरे धीरे पता चला कि वो न केवल प्रौद्योगिकी में अच्छा है बल्कि प्रबंधन में भी सक्षम है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसे विकसित किया और खुद की जिम्मेदारी संभाली। जब शराब की भट्टी सही रास्ते पर होगी तो वो पिछले सीवेज उपचार संयंत्र की तरह ही होगी, जिसमें कुछ पाइप होंगे। फिर उसे मास्टर को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, लगभग समय हो गया है, तहखाना और गोदाम खोलो, हुआन फैंग ने कहा। ठीक है। जब मास्टर ने वाइन सेलर और गोदाम खोला तो लंबे समय से इंतजार कर रहे डीलरों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन ये देखा जा सकता है कि हुआन फेंग द्वारा जियानयान नाम की नई वाइन ने अपना अनोखा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आकर्षण। हुआन फैंग का उन डीलरों के प्रति बहुत अच्छा रवैया है जो सक्रिय रूप से दरवाजे पर आते हैं। कीमत के मामले में उन्हें अन्य लोगों तक भी ले जाना पड़ता है, जो काफी सस्ता है। ये लोग, क्योंकि उन्होंने पहले जियानयान का स्वाद चखा है, उन्हें इस शराब पर भरोसा है। इसके अलावा हुआन फैंग द्वारा दी गई कीमत अधिक नहीं है, इसलिए उनके पास बहुत सारा सामान है। इन सक्रिय डोर टू डोर वितरकों के अलावा हुआनफेंग कारखाने के सेल्समैन इस अवधि में निष्क्रिय नहीं रहे हैं, बल्कि वे हर जगह बिक्री कर रहे हैं। हालांकि इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फलदायी भी है। इसलिए जब डीलर्स यानियान के साथ चले जाते हैं तो उन फैक्ट्रियों के सेल्समैन फैक्ट्री के मालिक को शराब को कार तक ले जाने में मदद करते हैं और फिर उसे एक साथ दरवाजे तक पहुंचाते हैं। वर्तमान में वाइनरी के सभी ग्राहक जियांगजू में हैं, जो बहुत दूर नहीं है, इसलिए ये सेल्समैन एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कार का अनुसरण भी करेंगे। जहां तक उन स्थानों की बात है जहां शराब का परिवहन किया जाता है, वहां केवल कुछ तंबाकू और शराब के एकाधिकार या कुछ शॉपिंग मॉल है। फिलहाल ऑर्डर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। आखिरकार शराब नई है और प्रतिष्ठा और स्वाद अज्ञात है। मार्केट फीडबैक के बाद ही वे ऑर्डर बढ़ा सकते हैं। हालांकि हुआन फैंग भी बहुत संतुष्ट है। आखिरकार ये तो बस शुरुआत है। ये काम ये सेल्समैन काफी हद तक कर सकते हैं। क्या रुइजी सीवेज उपचार उपकरण शुरुआत में ज्यादा नहीं बिके? प्रसिद्धि जाने के बाद ऑर्डर की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। हुआन फैंग तब अच्छे मूड में होता है जब वो सफेद शराब का एक डिब्बा बाहर जाते हुए देखता है। वो आधिकारिक बिक्री के चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसका अर्थ है कि उसे पैसा वापस मिल सकता है। ये स्पष्ट रूप से हुआन फैंग के लिए अच्छी खबर है, जिनके पास अपने कार के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। हालांकि हुआन फैंग से अच्छी खबर है, लेकिन सु यूमो और जी मेंगजियाओ से खबर बुरी खबर है। आज जब हुआन फैंग की जियानियान को आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारा गया, प्रबंधक युआन की आहार गोलियां आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारी गई। इसके अलावा प्रबंधक युआन का साहस इस बार स्पष्ट रूप से छोटा नहीं था। सभी प्रकार की विज्ञापन बमबारी, साथ ही सभी प्रकार की तरजीही गतिविधियों से पता चला कि इस बार वो जो चाहता था वो छोटा नहीं था। और हुआन फैंग को इसके बारे में पता था। जब शाम को उन्होंने और सु यूमो ने एक साथ डिनर किया तो उन्होंने देखा कि सु यूमो को बहुत चिंताएं थी। जब तक उसने पूछा नहीं तब तक उसे पता नहीं था। उस आदमी के बारे में क्या? ये सच है कि एक चोर कभी नहीं मरेगा? हुआन फैंग ने कहा कि वो स्वाभाविक रूप से प्रबंधक युआन को जानता था, जो पहले एक दूसरे के साथ काम कर चुके थे, और वो ये भी जानता था कि प्रबंधक युआन ने तियानजियाओ समूह के नए विचार के साथ काम किया था, पहले आहार औषधि। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रबंधक युआन अपनी विफलता के बाद भी आहार औषधि के क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं।
कुआ सु यूमो ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा इस बार उसकी कार्रवाई को देखकर उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल छोटी नहीं है। वास्तव में मुझे जिस बात का डर है वो दूसरी बात है। क्या चल रहा है? हुआंग फैंग ने पूछा। पिछली बार जब उसने नुस्खा चुराने के लिए झांग जिन के साथ मिलीभगत की थी तो आप इसे जानते हैं या आप इसे रोक देंगे? सु यूमो ने कहा। इतना खराब भी नहीं, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। वास्तव में एक बात जो मैंने नहीं कही वो ये थी कि जिस दिन हमारी कंपनी की नई आहार गोलियां बाजार में आई, कंपनी का एक वरिष्ठ अधिकारी अलविदा कहे बिना चला गया और इस वरिष्ठ कार्यकारी को हमारा फॉर्मूला पता था, नई आहार गोलियां। सु यूमो ने कहा। क्या आपको संदेह है कि लैंडर समूह द्वारा आज लॉन्च की गई वजन घटाने वाली इस दवा का फॉर्मूला आपसे प्राप्त किया गया है? हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह असंभव नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष ने पहले भी एक बार ऐसा किया है, लेकिन केवल उसने ही इसे देखा था। इतना खराब भी नहीं, सु यूमो ने सिर हिलाया। आखिरकार लैंडो समूह थोड़े समय के लिए किंगडाओ प्रांत में आया है। इसके अलावा मैंने यह नहीं सुना है कि उन्होंने पहले वजन घटाने वाली दवाओं के फॉर्मूले का अध्ययन किया है, लेकिन अब यह एक नया उत्पाद आ रहा है